अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या हमें उससे लस्ट वाली भावना आ रही। इन 3 वर्ड का मुझे बहुत क्लियरली डिफिनेशन चाहिए। मेरा हस्बैंड सुबह दूध नहीं लेके आता है, ठीक है, दूध नहीं लेके आता है और ले आता है तो गर्म नहीं करता है। मैंने पहला क्वेश्चन, जो आपके फ्रेंड को उसके हस्बैंड ने नेकलेस दिलवाया है, ठीक है, वो लोग बहुत सुखी हैं क्या? दोनों बहुत खुश हैं क्या? बोले 4 एक बहुत बड़े पिलर हैं, वो है ट्रस्ट, लव, रेस्पेक्ट एंड इंटीमेसी। तो उन चारों में पास आ नहीं पाओगे। एक बार अगर दूर हो गए ना तो फिर पास आने के लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना वंदना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड हर एक इंसान को देखना चाहिए, क्योंकि आप जान पाएंगे कि रिलेशनशिप में कहाँ पे गलती हो रही है और एक छोटी सी सलाह आपके रिलेशनशिप को हेल्दी और स्ट्रेस फ्री बना सकती है। आज के पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी का, मिसेस पूनम बेनीवाल, जो एक एक्सपीरियंस्ड मैरिज एंड कपल रिलेशनशिप काउंसलर हैं और सक्षम काउंसलिंग सर्विसेज की फाउंडर भी हैं। पूनम जी ने अपने करियर में काफी लोगों की मदद की है रिलेशनशिप और मैरिज के चैलेंजेस को समझने और समझाने में। तो उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। एपिसोड को लाइक कमेंट जरूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें रिलेशनशिप काउंसलिंग या रिलेशनशिप सलाह की बहुत ज्यादा ही जरूरत हो। आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और पहला ही क्वेश्चन मुझे ये आ रहा है कि आज के डेट में जो रिलेशनशिप काउंसलिंग की बात होती है वो बढ़ती जा रही है। हमें क्यों जरूरत है रिलेशनशिप काउंसलिंग का? हमें क्यों जरूरत है? देखिए, रिलेशनशिप काउंसलिंग की बात है, जब भी कभी हमें कोई भी दिक्कत आती है तो हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है ना। अगर हमारे हेल्थ को कुछ भी होता है तो डॉक्टर के पास जाते ही हैं। अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या हमें लग रहा है कि आ सकती है तो हमें अपने काउंसलर से या एक्सपर्ट से मिलना ही चाहिए। बिकॉज जो प्रॉब्लम अभी अभी जस्ट आई है तो वो हमें जल्दी से ठीक हो जाए या आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आए ना। जैसे हम लोग एक रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं, क्यों कराते हैं? कि नाउ आई एम फिट, है ना, आगे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है या हम ठीक। तो एक मेंटल जो होता है रिलेशन में एकदम ठीक हूँ, इसके लिए हम लोग कराते हैं। सेम रिलेशनशिप काउंसलिंग अगर आप कराएंगे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे बने रहेंगे। और अच्छा रिलेशनशिप अगर घर में आपके है तो बोलते हैं ना कि अगर पर्सनल लाइफ अच्छी है तो प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी अच्छी है। तो पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ डिपेंड करती हैं, तो वो सबसे पहले वो ठीक होना बहुत जरूरी है। आप इस फील्ड में कैसे आए? मैं इस फील्ड में कैसे एक्चुअली मैं तो बेसिकली काउंसलर ही हूँ। पहले मैं पर्सनल काउंसलिंग करती थी, जैसे कि बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ वगैरह के बारे में करती थी। फिर मैंने कोर्स किया पेरेंटिंग कोच का। लेकिन जब मैं पेरेंटिंग कोच बनी तो मुझे उसके बाद में समझ में आया कि जो बच्चों की जो पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है उसका मेन रीजन ये है कि मम्मी डैडी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है आपस में। तो वो जब वो ही सेम पेज पे नहीं है तो बच्चों को सेम चीज कैसे प्रोवाइड करेंगे? पापा कह रहा है चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, मम्मी बोल रही क्या हो गया खा लिया, तो मतलब उनमें कहीं ना कहीं खुद ही वो उनकी वेवलेंथ मैच नहीं कर रही है आपस में। तो फिर मैंने सोचा यार अगर हम लोग रूट ठीक करनी है तो वो अगर हमें फ्लावर अच्छे चाहिए तो रूट पे काम करना होगा। तो मैंने इसलिए रिलेशनशिप काउंसलिंग में आई। और आने के बाद में जब मैंने जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में, कहीं ज्यादा। अगर मैं आपको रेशो बताऊं इंडिया में तो 10 में से 6 कपल ऐसे हैं कि जिनको काउंसलिंग की जरूरत है। अब वो ले ना ले वो एक अलग बात है ना। लेकिन 10 में से 6 कपल्स ऐसे हैं कि जिनको कोई काउंसलिंग की जरूरत है। तो अब आप देखिए कितना बड़ा रेशियो है। तो अगर हम ये सब ठीक कर ले तो आगे आने वाली जो जनरेशन है हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप किसे कहते हैं? रिलेशनशिप कपल, हम जैसे अगर हस्बैंड वाइफ भी रह रहे हैं तो भी एक रिलेशनशिप है। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भी रिलेशनशिप है। कोई लिविंग में रह रहे हैं तो वहां भी रिलेशनशिप है। मतलब हम क्या है, आपको तो पता ही, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला रह ही नहीं सकता है। तो जब भी कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में रहना है तो वहां पे हम मैच्योरिटी से कैसे रह सकते हैं और उसको कैसे एक दूसरे को हम लोग समझ के और उसमें ढंग से रह सकते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ये है। जैसे कि अभी आपने बताया कि बच्चे को एक पेज पे लाने के लिए कभी फादर कुछ बोलते हैं, मदर कुछ बोलते हैं, तो एक थॉट होना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन गैप हो रही है हमारे रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन गैप तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समझ
है उसके पीछे। हम सबसे बड़ी रिलेशनशिप की बात जो मैं आप बोलती हूँ हमेशा अपने कपल से और अपने सेशंस में ये बोलती हूँ, पहले अपने आप को समझो कि तुम कौन हो, तुम्हारा पर्सनालिटी कैसा है, तुम क्या चाहते हो सामने वाले से। जब तुम अपने आप को समझ लोगे ना, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मेरी क्या डिजायर्स हैं, मुझे मेरी क्या वांटेड है, मुझे क्या चाहिए। तो तुम फिर अगले को समझने की भी कोशिश करोगे कि मैं तो ऐसी हूँ, अब अगला कैसा है। यही आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको सारी को चीजें, मतलब कम्युनिकेशन हुआ, क्या हुआ, सब चीज ठीक हो जाएंगे। इसमें आपको कोई मतलब कि मेरे से क्या चाहिए, बस हमको यही सोचना है कि हमको अपने आप से क्या चाहिए, पहले ये समझना होगा। कम्युनिकेशन गैप है लेकिन वो बात की बात है, पहले समझ पहले है रिलेशनशिप में। मैरिज क्यों करना चाहिए हमें? आज बहुत सारे लोग का ये डाउट होता है कि मैं मैरिज नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। मेल वुमेन दोनों के थॉट ये आते हैं कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, हाँ, मैं एक कंटिन्यू रिलेशनशिप नहीं करना। तो मैरिज करना क्यों जरूरी है? सही कह रहे हैं आप, जो बहुत सही कह रहे हैं। जो जेनजी चल रही है अभी आजकल की, जो अपनी न्यू जनरेशन है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत फिट बैठता है। हाँ, उनका यही कहना है कि हम शादी क्यों करें, हाँ, हम रिलेशनशिप में क्यों आए, बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है वो लोग, है ना। लेकिन शादी करना इसके लिए जरूरी है कि हमारी वेल बीइंग के लिए, कि हमारे साथ में कोई है। ये एक थिंग, मतलब एक जो होता है, देखो आप कुछ भी बोलो, अगर आज मैं खड़ी हूँ और मैं अकेली हूँ और मेरे को कल को रहता है मेरे पीठ पीछे कोई, अगर मैं गिरी तो कोई मेरे पीठ पीछे है जो हाथ लगा खड़ा होगा। कितना कितना स्ट्रॉन्ग मेंटल, मतलब वेलबींग कितनी अच्छी, मेरे पीछे कोई है। ये एक सोच ही होना बहुत जरूरी है। इसके लिए शादी करना बहुत जरूरी है। एक नॉट इवन कि भाई हमें पॉपुलेशन या अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है, इसके लिए नहीं, अपने वेलबींग के लिए, ताकि कोई मेंटली हम लोग फिट रह सकें, इमोशनली हम लोग स्ट्रांग रह सकें, उसके लिए शादी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा नेचर है इंसान का, वो है शेयरिंग। अगर आप अपने मन की बातें किसी को नहीं बताओगे ना, तो आपको कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस या कोई ना कोई ऐसी मेंटल बीमारी हो जाएगी कि जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपके साथ में कोई ना कोई अच्छा पार्टनर, अच्छा अपना साथ में हो, तो ही आप एक शादी करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैरिज में जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एज ए पार्टनर? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो प्री मैरिज काउंसलिंग की है। जब हम शादी होने से पहले अपना को, हमें कितना ज्यादा उस पर हमारा फोकस होता है कि हमारी प्री वेडिंग शूट कैसा होगा, हमारी लोकेशन कैसी रहेगी, क्या हम डेस्टिनेशन मैरिज करेंगे, मेरा लहंगा कैसा होगा, लहंगे से बोलेंगे अपने पार्टनर की तुम इसी शेड का कोई सूट सिलवाओ। ये तो बहुत चल रहा है आजकल, है ना। पूरा फोकस में, पूरा स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन जिस चीज के लिए हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना टाइम और अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारी शादी आगे अच्छे से रहे जी। और उसमें ही जाने के लिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये बताइए कितनी गलत बात है। उसमें जाने के लिए हमको सबसे पहले ये करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए कि हम लोग फाइनेंशियली आगे कैसे चलेंगे, हमारे आगे सेक्स लाइफ कैसी रहेगी, बेबी प्लानिंग हमारी कैसे रहेगी, हम दोनों की पर्सनैलिटी कैसी है। अगर हम एक दूसरे की पर्सनैलिटी को समझ लेंगे तो मुझे तो लगता है कि मैरिज में जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है वो 50 से 60% रिजॉल्व हो जाती है वहीं पे ही। अगर मैंने मेरे पार्टनर की पर्सनैलिटी समझ ली, जब पता है कि बंदा शॉर्ट टेम्पर है, तो मेरे को एक्सेप्टेंस आ जाता है कि यार शॉर्ट टेम्पर है, मतलब कभी ना कभी गुस्सा तो करेगा ही। तो जब वो गुस्सा करेंगे तो मैं स्ट्रेंज नहीं होंगी, तुमने गुस्सा क्यों किया, जबकि उस समय मैं थोड़ा सा नॉर्मल रहूंगी। हाँ, इन्हें गुस्सा तो इनको पता था मुझे करेंगे, लेकिन अभी ऐसा क्या करें ताकि ये गुस्से का फ्रिक्वेंसी कम हो जाए। आज अगर 3 दिन में हो रहा है तो अगले 5 दिन में हो, फिर 7 दिन में हो, तो हम दोनों मिलकर ऐसा क्या करें, उस पर हम काम करेंगे, उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर हम प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं लेते हैं या हम शादी में जाने से पहले प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो ये सब चीजें आती हैं। इसलिए मैं आपने सुना होगा कि शादी के बाद का 1 साल बहुत बेकार होता है। जी बिल्कुल, बहुत बेकार होता है। मतलब मैं तो बोलती हूँ कि उस समय ना जो आज की जनरेशन है वो तो घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहना, लिविंग में रहना एक अलग बात है। शादी होने के बाद जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आती है उसको साथ में निभाते हुए और रिलेशनशिप को मेंटेन करना अपने को, वो बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। उसको सीखना जरूरी है। अभी हम चाहें कि हम बिना सीखे ही पढ़े लिखे बन जाए तो पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी करके देख लेते हैं सब लोग ये बोलते हैं। और एक मेरी, आप जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं व्यूअर्स, से एक रिक्वेस्ट है कि एक ये बात मैं हमेशा अपने सेशन में भी कहती हूँ, एक हमारा फ्रिज है 20-30 हजार रुपए का आता है मुश्किल से, उसमें अगर जरा सी भी आवाज आने लग जाए,
या कुछ वो करंट देने लग जाए, कुछ भी काम करने लग जाए, तो आपको विश्वास नहीं होगा शाम तक मैकेनिक घर आ जाएगा, जी बिल्कुल। है ना, क्योंकि वो हमें लगता है कि अगर हमें यह भी नहीं करा तो आफ्टर इफेक्ट क्या होगा कि फ्रिज ज्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है। और बहुत सारी चीजों को तो हम अपने घर में आरओ हुआ, इनके तो हम लोग एडवांस इनकी मेंटेनेंस लेते हैं, साल का पहले पैसे देते हैं ताकि मेंटेनेंस इनकी टाइम पे होती रहे। लेकिन जिन लोगों को ये चीजें यूज करनी है, जिन लोगों के लिए चीजें ली हैं, उनके लिए क्या? कभी आपने देखा है कि हम अपने हस्बैंड वाइफ गए हो किसी काउंसलर के पास कि हम अभी भी ऐसे हैं, हमारा ठीक है क्या रिलेशनशिप, हम सही चल रहे हैं क्या? कोई गया है क्या पूछने के लिए? नहीं, कोई नहीं चाहता है। ये जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा आपस का रिलेशनशिप, हमारा बहुत जो हमारे गैजेट हैं उनकी हम परवाह कर रहे हैं, खुद की परवाह नहीं कर रहे हैं, जबकि हम गैजेट हमारे लिए हैं। ये चीजें सोचना बहुत जरूरी है। और पता है क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, एक कपल में झगड़ा हुआ, तो क्या एक बहुत कॉमन सी थिंकिंग है, शायद आपको भी पता होगा, कि 2-3 दिन मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अवॉइड, है ना। तो ये सबसे बेकार ट्रीटमेंट है, उसको साइलेंट ट्रीटमेंट। अगर हम बोलेंगे थोड़ा हस्बैंड, एक कॉमन पीपल का, आप मानो मत मानो, अरे थोड़ी देर चुप हो जाओ बाबा, सब ठीक हो जाएगा, ये बोलते हैं हमारे मम्मी डैडी भी, यही बोलते हैं, लड़ाई हो गई, हाँ थोड़ा शांति रखो, ठीक हो जाएगा। हाँ, ये शब्द पहले आता है कि शांति रखो, ठीक हो जाएगा। शांति रखने से ठीक नहीं होता है, उस पर विचार विमर्श कर रहे हो दोनों बैठ के, तो ठीक होती है चीजें। साइलेंट होने से क्या होता है, चीजें दब जाती है, मतलब बोलते हैं कारपेट के नीचे डाल दिया, ऊपर एक कारपेट बिछा दिया, जिस दिन कारपेट हटेगा सब चीजें वापस सामने आ जाएंगी ना। तो ये बहुत बड़ा मिथ है हमारा, तो इस पे लोगों ने काम करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ काउंसलिंग इज अ बहुत जरूरी है। जो अभी आपने प्री काउंसलिंग की बात करी, तो आज के डेट में हमें प्री काउंसलिंग किस किस बेसिस पे लेना चाहिए? प्री मैरिज काउंसलिंग का एक पैकेज ही रहता है पूरा। हाँ, उसमें हम सब डिस्कस करते हैं, सब उन दोनों में मेन प्रॉब्लम जो हम मेन डिस्कस करते हैं वो होता है पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, सामने पेरेंट की कैसी पर्सनैलिटी, कैसी है पार्टनर की, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आएगी, और कैसे इनको हम कम कर सकते हैं। देखो, हम कोई भी चीज खत्म नहीं कर सकते, ये बात आपको माननी पड़ेगी। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, जी बिल्कुल, ये भी मानना पड़ेगा आपको। सब इम्परफेक्ट है, आप भी इम्परफेक्ट हो, मैं भी इम्परफेक्ट हूँ, लेकिन हम चीजें कम कर सकते हैं, यही हमारा एक एफर्ट है। तो उसमें प्री काउंसलिंग में एक हमारा पूरा पैकेज होता है, उसमें हम लोग पहला लेते हैं पर्सनैलिटी, बिहेवियर, फाइनेंशियल, आपका बेबी प्लानिंग एंड सेक्स। ये 4 से 5 चीजें हम लोग, और इन लॉज का कुछ, अगर उसमें कोई बोलते हैं हमारे इन लॉज साथ रहेंगे या क्या है, तो उनका इंटरफेरेंस आप उनको कैसे रिजॉल्व करोगे, कैसे उनको अच्छे से उनके साथ में रहोगे, ये चीज भी हम सिखाते हैं। तो देखो पूरा चीज आ गई ना उसमें। जी बिल्कुल। तो ये पूरा, इसलिए प्री मैरिज काउंसलिंग का पैकेज ही होता है, तो वो हम लेते हैं पूरा। या फिर किसी को कोई, अगर वो कोर्टशिप टाइम चल रहा है, या कोई वो पहले से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और वो जानते हैं कि मेरा पार्टनर में ये कमी है, या मेरे पार्टनर में ये चीजें हैं, या कभी हमारा झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था तो हम रिजॉल्व नहीं हुआ है आज तक, तो हम फिर वो चीजें भी उनको समझाते हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या है। इट्स वेरी, मतलब बहुत ही अच्छी चीज है अगर सब लोग लें। तो मेरा तो ये मानना है कि चाहे प्रॉब्लम लगे या ना लगे, पर प्री मैरिज काउंसलिंग तो एक बार ले लेनी ही चाहिए सबको, तो क्लैरिटी आ जाती है। आज के डेट में हम बहुत नोन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत सारे केसेस में होता है अभी कि हम जानते हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, कैसा है कैसा नहीं, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो हम ये कहते हैं कि मुझे उससे प्यार हो गया है। हाँ, तो लव, अट्रैक्शन एंड लस्ट, ये 3 चीज है जो कि हमें एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि हम लव में है, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या हमें उससे लस्ट वाली भावना आ रही है। इन 3 वर्ड का मुझे बहुत क्लियरली डिफिनीशन चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से समझना है इसे। सबसे पहले हम सबसे नीचे वाले लेते हैं, लस्ट। हाँ, लस्ट में क्या होता है कि सिर्फ एक तरह का बॉडी अट्रैक्शन होता है। हाँ, उसमें वो हर एक किसी से हो सकता है, जी। वो फुलफिल हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन वो लस्ट तो हर एक किसी को हो सकता है, बिकॉज ऑफ सम रीजन हो जाता है। अट्रैक्शन ये होता है कि हर छोटे बच्चे को अपनी क्लास टीचर से अट्रैक्शन होता ही है। छोटेपन में आप सुना ही होगा कि मेरी क्लास से शादी करूंगा मैं, बहुत बच्चे बोलते हैं ऐसे, वो अट्रैक्शन होता है। एक टीनेजर में भी अट्रैक्शन होता है। एक जो लव है ना, वो मैं ट्रू लव इसे कहते हैं। हमें कब समझना चाहिए कि मुझे इस बंदे से ट्रू लव हो गया है या मुझे से शादी कर लेनी चाहिए, वो जब समझ में आता है कि जब हमें उस बंदे की काफी सारी बातें बुरी लगनी बंद हो जाए, उससे हमें बुरा लगना बंद हो जाए, और हम ये सोचे कि इसका तो नेचर ऐसा है तो ये तो ऐसा करने वाला है, एक्सेप्टेंस आ जाए। और दूसरी बात, तो हमें उसको देने की इच्छा करे,
हमारे पास में अगर कोई भी चीज आती है या कोई दुख या सुख कुछ भी आता है, तो सबसे पहले हम उस इंसान का नाम हमारे ध्यान में है कि हम उसको देना है। जब हमारे लेने से ज्यादा देने की भावना हो जाए ना, इट मीन समझो आप उस इंसान से आपको ट्रू लव हो गया है, और फिर हमें उससे शादी कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास में शिकायतें हैं और आप बोल रहे हो मुझे लव है उस आदमी से, और कंप्लेन का बॉक्स है पूरा का पूरा, तो भाई थोड़ा रुको रुको, उस कंप्लेन को रिजॉल्व करो, उसके बाद शादी करो। ये तो मैंने सचमुच कह रही हूँ, मैंने बहुत लोगों को, मम्मी डैडी को, मोस्टली मम्मी डैडी को कहते हुए सुना है, शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा, ये शिकायत तो चलती रहती हैं, इनका क्या है, तो चलती रहती हैं। अरे भाई, वो पहले वाले जमाने अलग थे जो चलती रहती थी, आज के टाइम में चलता नहीं रहता है। क्यों शादी बचानी मुश्किल हो रही है आजकल? क्योंकि चलता नहीं रहता है ना। आज ही डेट में आप देखो, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा जो शादी ना बचने का सबसे कारण ये हो रहा है कि हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। बोथ आर कपल जो है पार्टनर, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। वो बोलते हैं कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मेरा खर्चा खुद चला सकता हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए ना, मुझे समझना चाहिए ना। वहां समझ में कमी आती है, तो बस वहीं पे डिवोर्स करते हैं। तो ये हमें देखना है कि हमें शादी जब भी करनी चाहिए जबकि हमारे पास एक कंप्लेन बॉक्स ना हो अपने पार्टनर के प्रति, और प्लस हमें कोई भी चीज हमारे पास में हो, हमें उसको देने की इच्छा करें। बस वो टाइम है कि अब हमें इंसान से शादी कर लेनी चाहिए। दैट हम ये भी कहते हैं कि लव अनकंडीशनल होता है। हाँ, हाँ। और उस अनकंडीशनल लव को हम देखते हैं कि लुक पे नहीं जाते हैं, हाँ। ना लुक देखते हैं, हाँ। ना स्टेटस देखते हैं, ना आपके बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपको अनकंडीशनली लव करते हैं। आज के डेट में ये पॉसिबल है? हाँ, क्यों पॉसिबल नहीं है ना, होता है ना। अच्छा। बहुत कम होता है लेकिन होता है। अब ये जो अनकंडीशनल लव ऐसा होता है, मैं आपको सही बताऊं, आपको देखो, ये आपने मुझे थोड़ी पहले क्वेश्चन पूछा था, लस्ट, अट्रैक्शन एंड लव। हाँ, ठीक है। अब जो अट्रैक्शन है वो ये है कि आपको एक सुंदर लड़की को देख के अट्रैक्शन हुआ, या आपको हैंडसम लड़के को देख के अट्रैक्शन हो रहा है। अभी आप बताइएगा कि वो लड़की आपसे अगर रोज रोज लड़े, या रोज रोज आपको गंदा गंदा कहे, या रोज रोज आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जाए, तो वो गर्ल आपको बहुत दिन तक अच्छी लग सकती है क्या, या सुंदर लग सकती है क्या? नहीं लग सकती। तो यानी कि हमारा फर्स्ट जो आता है वो आता है हमारा रंग, रूप, पर्सनैलिटी। सेकंड आता है हमारा नेचर, कि हम दूसरों को कैसे समझ रहे हैं, कैसा अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको, सेकंड हमारा वो आता है। तो और थर्ड आता है कि जब हम कभी वीक पड़ते हैं या हम कमजोर पड़ते हैं, तो सामने वाला का सपोर्ट कैसा है। तो मेनली जो हमारे रिलेशनशिप में काम आता है, आप जो अनकंडीशनल लव बोल रहे हैं ना, तो सबसे पहले जब हमारे कुछ भी तकलीफ आती है, तो ये जो आपका अट्रैक्शन है ना, ये आपका जो रंग रूप और जो पर्सनालिटी बता रहे हो, ये सबसे पहले बैक सीट पे जाता है, ये सबसे पहले भागता है, ये टिकता नहीं है। हाँ, उसी की बात। हाँ, सबसे पहले भाग के बैक सीट पे जाके बैठ जाता है। ड्राइवर सीट पे जो रहते हैं अनकंडीशनल लव में, वो रहते हैं आपका व्यवहार और आपका सपोर्ट आपके पार्टनर। अगर आपने वो दो चीज दे रहे हो ना, तो आपका फिर अनकंडीशनल लव वहां आता है। चाहे आप सुंदर नहीं भी हो, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है ना, पार्टनर आपको छोड़ ही नहीं सकता, छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। आज आप खुद सोचो ना अपने ऊपर कि आज हम उस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जो हमें सपोर्ट करता है। जी बिल्कुल। जो हमें हर बात को, हमारी बात समझता है, हमें अटेंशन दे रहा है, हम सपोर्ट कर रहा है, उसको हम प्यार करते हैं। कोई बहुत हैंडसम और हमें वो हर बात में हमें ये बता रहा हो कि हम इंफीरियर हैं, उससे नहीं प्यार कर सकते। कब तक करेंगे प्यार? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन लग जाएंगे ना। जो अनकंडीशनल लव है उसमें 2 चीज काम करती हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है और आपका बिहेवियर कैसा है अपने पार्टनर के प्रति। ये चीजें जैसे मैं देखती हूँ कि अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका पार्टनर आपको सुन रहा है, समझ रहा है, तो वो आपको एक अधिकतर विपिन का ये होता है कि मेरा पार्टनर मुझे सुनता ही नहीं है, मेरे को वो समझता ही नहीं है। एटलीस्ट वो मुझसे बैठ के बात करे, मैं किस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। वो जानती है कि मेरे पार्टनर बहुत सारे इशू से चल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज, प्रोफेशनल इश्यूज से चल रहे हैं, लेकिन उसके पास भी बहुत सारे इश्यूज हैं। हो सकता है वो घर का ही इश्यूज हो, प्रोफेशनली वो एक्टिव ना हो, लेकिन वो उसके पास है, बहुत कुछ है, लेकिन वो पार्टनर को सुनना चाहिए
उसके पास भी कुछ है ऐसा समझ के कि वो कुछ बोलना चाह रही है, रिस्पेक्ट है, तो वो चीज के लिए कैसे काम करना चाहिए एक मेल को भी और एक फीमेल को भी, इस टॉपिक पे कैसे काम करें कि हम पार्टनर को सुने। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली सुनना कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम लोग उसको बोलते हैं अटेंटिव लिसनर। हाँ, यानी कि लिसनिंग भी एक कला है, लिसनिंग भी एक आर्ट है। जी, हमारे जैसे बोलते हैं ना कम्युनिकेशन से आर्ट, मैं बोलती हूँ लिसनिंग इज आर्ट। कि आप अपने बंदे को किस तरह सुन रहे हैं। हाँ, एक सुना जाता है सिर्फ कान से, हाँ, एक सुना जाता है दिल से। तो अगर अपने पार्टनर को आप दिल से सुनना शुरू करेंगे ना, तो आप उसकी हर बात समझ पाएंगे। जी बिल्कुल। और अक्सर करके आपने देखा होगा, मुझे थोड़ा ये मेल का जो नेचर है ना, वो ऐसा है कि वो थोड़ा सा ना इमोशन कम होते हैं। जब वो इमोशनल कम होते हैं वो कान से सुनते हैं, उसे हूँ हाँ करते रहते हैं, उस पर कोई पूछते नहीं है, उस पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो ये मोस्टली लेडीज की शिकायत होती है मेरे सामने आने के बाद में कि मैम हमारे हस्बैंड हमको समझते ही नहीं है। सुनना तो उनको नहीं समझ बोलना आता, लेकिन वो तो समझते ही नहीं है। जब मैं पूछती हूँ आपको कैसे पता कि आपको नहीं समझते हैं वो, आप बताइए, तो बोलती है मैं कुछ भी बात बोलूं तो वो सुनते ही नहीं है। तो उसका मेन कारण ये है, मैंने आप हमेशा अपने सेशन में यही कहती हूँ कि जब तक आप अपने पार्टनर को अटेंटिवली नहीं सुनोगे, जब तक आपका प्यार नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हम जो सुनेंगे तो उसको महसूस करेंगे, पार्टनर को महसूस करेंगे, है ना। महसूस, देखो मैं आपको बताती हूँ, इंसान है ना, ये साइकोलॉजिकल बात है, हर इंसान है ना दूसरे इंसान को ना मैं जैसा हूं ना उसके अनुसार आंकता है। जी बिल्कुल। आप शायद समझ पा रहे हैं मेरी बात को। माना कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं अपने सामने वाले पार्टनर को भी ऐसे देखूंगी कि इमोशनल एक करेक्टर होता है सब में होना चाहिए। ये नहीं पता कि वो प्रैक्टिकल है, भैया वो नहीं इमोशनल आपकी बातों के लिए। तो जब तक हमें ये चीज नहीं समझ में आती कि मेरा पार्टनर इमोशनल है या प्रैक्टिकल है, अगर किसी मेरे को समझ में आ जाए कि मेरी अगर वाइफ को मैं अच्छी तरह सुनूंगा तो उसकी आधी प्रॉब्लम तो वही खत्म हो जाएंगी। तो ये चीज हम काउंसलिंग में ये चीज समझाते हैं कि भाई आपके अपने पार्टनर को सुनना कैसे है, सुनने की क्या कला है, कितना हाँ करना है। और वो टाइम जब आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो तो पहले सबसे पहले मेरी अपील है या सजेशन है या रिक्वेस्ट है कि अपने गैजेट बंद कर दें। आप अपने गैजेट के साथ में अगर अपने पार्टनर को सुन रहे हो तो भाई नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान बट रहा है। और बटना पसंद नहीं है फीमेल को कभी भी। फीमेल में एक गुण है कि उसको बटना पसंद नहीं है। अगर वो हस्बैंड अगर सिर्फ ऐसा मोबाइल लेके सिर्फ देख भी रहा है ना, बैठ के कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ देख भी रहा है, तो भी फीमेल को बहुत दिक्कत होती है कि भाई तुम जब मैं बात कर रही हूँ तो तुम मोबाइल क्यों देख रहे हो। और ये सबसे बैड हैबिट है कि अगर आप किसी पार्टनर से बात कर रहे हैं तो क्वालिटी टाइम दो उसको, बैठ के गैजेट, हाँ भाई बैठो आप हमारे पास में। अगर वो नहीं भी बैठ रही है, वो काम करते बात कर रही है, आप आराम से बैठ जाइए, हाँ ठीक है मैं सुन रहा, बताइए बताइए। और कई बार फीमेल 90% फीमेल बता रही हूँ मैं आपको, सिर्फ सुनाने के लिए आपको बातें बताती हैं, उनको सिर्फ आपको शेयर करना है इसलिए बता रही हैं। हाँ। वो आपसे कोई अच्छी से राय नहीं मांग रही हैं। जबकि मोस्टली मेल्स क्या करते हैं, अपनी वाइफ को ना बहुत अच्छी सजेशन देते हैं। अच्छा उसने तुमको ऐसे बोला तो तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तुमने मतलब सजेशन देते हैं। सजेशन नहीं चाहिए उसको भाई, शी इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, उसे क्यों चाहिए आपको सजेशन। लेकिन वो शेयर कर रही है क्योंकि उसके पास आप ही हैं इकलौते जिससे शेयर करेगी वो। अब जाके अपने पापा मम्मी से नहीं बोलेगी सारी बातें, अपने फ्रेंड्स की बातें, अपने ऑफिस की कलीग्स की बातें, वो आपको सिर्फ सुनना है एक बार। हाँ वो पूछती है आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो सजेशन दीजिए ना उसको। मांगने पर सजेशन दीजिए, बिना मांगे प्लीज सजेशन मत दो। नहीं तो वो जो फीमेल है ना वो बोलती है यार ये तो छोटा समझ रहा है कि मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या, ये वाली भावना दिमाग में आती है। आपने सजेशन दिया उसको कुछ भी कि आपने, आपके बॉस ने आपको ऐसा बोला, आपको ऐसा बोलना चाहिए था, उसको भी समझता है कि ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वैसा बोला जाए। जी बिल्कुल। तो ये अपने सिर्फ प्लीज जब सुन रहे हो तो शेयरिंग कर रहे हैं, आप सुनते जाइए। वो पूछा कुछ क्वेश्चन कि बताओ मुझे, तो उनको जवाब दीजिएगा। ये बहुत बड़ी कला है और कला सीखने से आती है। कई लोगों अंदर से होती है, कई लोग नहीं आती, तो कोई बात नहीं, आप काउंसलिंग लीजिए, सेशन लीजिए, आप सुनिए और सीखिए कि कैसे सुनना है अपने पार्टनर को। आपके आधे झगड़े तो वहीं खत्म हो जाएंगे। कितनी छोटी सी बात बोली है ना, लेकिन बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं चाह ही रही थी बोलना, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है। इसमें सुनना एक कला है, इसको आना चाहिए हर एक किसी को। ठीक। ये हमारी रिलेशनशिप में बहुत सारे फीमेल या मेल
जो एक रिलेशनशिप में होते हैं, उनका रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंडिया में अगर देखा जाए तो खटपट जो होती है वो इन लॉज के कारण भी होती है। वो एक मुद्दा बनता है। तो जैसे अगर फीमेल के ऊपर कुछ आता है हाँ तो मेल वहां पे इन्वॉल्व होके जो साइड लेने का मेल का यहाँ पे मैं सजेशन मांगूंगी कि वहां पे मेल कैसे रिएक्ट करे, कैसे क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसके पेरेंट्स होते हैं जो कि बचपन से उसको देखते आए हैं, एक तरफ वाइफ है जो अभी अभी उसके लाइफ में आई है और उसको समझ नहीं आता है और वो उसका भी लाइफ एकदम से चेंज हुआ है। तो ये दोनों को जो चीजें, एक एडजस्टमेंट की बात आ जाती है। तो ये हम तीन चीज देख रहे हैं, इन लॉज, हस्बैंड और वाइफ, तीन चीज में भी ये जो सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में। तो यहाँ मेल को जैसे टेम्पर एकदम हो जाते हैं, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, दोनों को हैंडल, यहाँ पे उनके लिए क्या सजेशन होगा और फीमेल के लिए भी क्या सजेशन होगा कि कैसे ले इन लॉज को, कैसे सिचुएशन को ले। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर शादी हुई है हमारी तो ये एक्सेप्ट कीजिए कि अगर मैं मेरी मम्मी से इमोशनल दूर नहीं रह सकती हूँ तो मेरा हस्बैंड भी नहीं रह सकता है। ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में एक आपका जो मेल पार्टनर है वो भी एक इंसान है, पहले ये भी आपको मानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई गुड्डा गुड्डी नहीं है, वो आपका अच्छा इंसान है। हर एक किसी को अपने रिश्तेदारों से अटैचमेंट होता है जी। लेकिन मेल से मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास में ना, जब हम फैमिली में रहते हैं ना, शादी तक तो ठीक है, जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारे इनर और आउटर सर्किल बन जाते हैं। जो हमारे सबसे अंदर का इनर सर्किल होता है उसमें हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, है ना। कुछ बातें ऐसी प्राइवेट बातें, कुछ ऐसी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए जो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप है, इसमें हम हर रिलेशनशिप जीते हैं। ठीक है, सेकंड जो होता है हमारा आउटर सर्किल, उसके बाद में उसमें फिर हमारे बच्चे आते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं जब, है ना। और थर्ड वाला जो आता है उसमें मम्मी डैडी आते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो थर्ड वाले मम्मी डैडी आते हैं। अभी मेरा मेल से यहाँ पे कहना है कि जब आपकी वाइफ को शिकायत कर रही है, पहली बात तो उसको अटेंटिवली सुनिए। आप उसको सुनने से पहले अगर ऐसा बोल देंगे ये ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो ऐसे सोचती हो, तुम सोच ठीक नहीं रही हो, मम्मी ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले सुनिए बैठ के वो क्या कहना चाह रही हैं, फिर उसको सुनने के बाद में कुछ बोले, पूरा सुन ले पहले। कई मैंने मतलब 80% हस्बैंड की आदत होती है वो सुनने से पहले बात काट देते हैं, पूरी बात सुनते भी नहीं है। और ये एक मानो मत मानो, ये एक हम, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप के बारे में हम गंदा, सॉरी मम्मी डैडी के बारे में हम गंदा नहीं सुन सकते, वो क्या हम भी नहीं सुन सकते, लेकिन ये सुनना पड़ेगा। तो क्योंकि अब आपके घर में एक नया बंदा आया है तो वो फील कैसा कर रहा है इस एनवायरनमेंट में, उसके लिए उसको क्या दिक्कत आई, तो आपको सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद में उसको सजेशन देने पड़ेंगे, ठीक है आपको ऐसा लग रहा है, आप इस बात को ऐसा कहना चाह रही हैं क्या। हो सकता है कई बार वो जो फीमेल है वो उसके वर्ड्स ठीक नहीं होते हैं पर उसका मीन सही होता है। हाँ, तो मैंने पूछना चाहिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी आपको ये बोला, तो क्या आप ये कहना चाह रही है कि मेरे से कि उन्होंने तंग करने के लिए बोला आपको ऐसे। तो वो क्या बोलेंगे, नहीं तंग करने के लिए नहीं बोला, पर मम्मा की टोनिंग सही नहीं थी। वो खुद ही करेक्ट करेगी। तो टोनिंग सही नहीं थी तो ठीक है, टोनिंग भी मम्मी से बात कर सकते हैं कि हाँ मम्मी आप टोनिंग कैसे रखेंगे। तो हमें जैसे हमें टाइम सही मिलेगा तो मम्मी से बात करते हैं इस बारे में। दोनों खुश, दोनों खुश। तो ये क्या होता है, कई बार हमारे ना वे ऑफ टॉकिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने पार्टनर को बोले और पार्टनर को किस तरह ले। मोस्टली लेडीज की चिड़चिड़ा के बोलने की आदत होती है। जी बिल्कुल। जब वो चिड़चिड़ा के या झल्ला के जब बात करती हैं तो बातों का मीनिंग चेंज हो जाता है, शब्द बोके हुए रहते हैं पर मीनिंग चेंज हो जाता है। और जब मीनिंग चेंज होता है तो वहां ब्लेमिंग गेम आ जाता है। जब ब्लेम आप कर रहे हैं अपने आपके हस्बैंड को या आपके मम्मी डैडी को, तो वो हस्बैंड 100% रिएक्ट ही करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर हमने ये देखा है हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है। अगर मेरी सासू माँ ने कुछ मेरे से गलत बोला भी है तो मैं जाके सीधा ये बोलूंगी कि आपकी मम्मी हमेशा मेरी इंसल्ट करती हैं। एक ये हो गया था बोलना तरीका। एक वो अब मैं हस्बैंड जाके बोलूँ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मम्मी मेरे से इस तरह बात करती है कि मुझे इंसल्ट फील होती है। फर्क है दोनों में। पहले में जब हमने बोला कि आपकी मम्मी हमेशा मेरी इंसल्ट करती हैं, ये हम रिजल्ट पे बात कर रहे हैं कि आपकी मम्मी हमेशा मेरी इंसल्ट करती है, यानी मैंने रिजल्ट बना दिया है। हाँ, उस पर कोई अभी जगह नहीं है कम्युनिकेट करने की।
बना दिया है मैंने। अब आप बताइए, जब आपने रिजल्ट बना ही दिया है तो उसमें डिस्कशन का कोई जगह ही नहीं बचती ना। जी। जगह छोड़िए, स्पेस देके बात कीजिए। मुझे आई फील दैट कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपकी मम्मी ना हमेशा मेरी इंसल्ट करने की कोशिश करती है, तो फिर हस्बैंड ने बोलना चाहिए ये मतलब आपको ऐसा, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपकी मेरी मम्मी का इंटेंशन आपको हमेशा इंसल्ट करना रहता है? तो वो बोले कि नहीं नहीं, किसी किसी बात में। तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग अगर सही हो जाए, तीन रिश्ते बहुत आराम से चल सकते हैं। वो जी। एक्सेप्टेंस कि मैं फैमिली जिसमें शादी होकर आई हूँ, मेरे मम्मी डैडी भी मेरे को इतने प्यारे हैं, उतने मेरे हस्बैंड के पापा मम्मी भी उनको उतने ही प्यारे रहने वाले हैं। एक्सेप्टेंस, वो मेरा जो हस्बैंड है कोई गुड्डा नहीं है, वो एक इंसान है जी। उसके भी कोई सोशल रिलेशनशिप है तो वो भी निभाएगा उनको। ये थर्ड वन कि मुझे अपनी फीलिंग बतानी है, रिजल्ट नहीं बताना। जी। फीलिंग में मैं क्या फील कर रही हूँ। और हस्बैंड का ये बनता है कि उनको पूछना चाहिए कि आप जो बोल रही हैं उसका मतलब ये है क्या, क्योंकि वो बोल कुछ रही हैं और शब्द कुछ और बोल रहे हैं, तो आप ये बोल रहे हैं तो वो खुद ही बोलेंगे नहीं नहीं मैं ये नहीं, मैं वो बोल रही हूँ। तो वो भी सोचेंगे यार मैं क्या बोलती है, और फिर ठीक है लेट्स डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे, मम्मी पापा मूड जिस दिन ठीक होगा या जिस दिन मुझे टाइम होगा हम बैठ के ठीक करेंगे। तो वो लेडी एकदम से होगी यार यस मेरे को सुना गया, अब इस बारे में बात भी होगी, तो शी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड एंड ये भी कूल एंड काम माइंड, मम्मी डैडी तो है ही रेस्पेक्टेबल। तो वो ये तुम तीनों चीजें हम लोग बहुत इजीली लेके चल सकते हैं अगर हमारे अंदर एक्सेप्टेंस हो कि हमें इनको साथ लेके चलना है। तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, एक्सेप्टेंस। जी बिल्कुल। पहले के टाइम में कहा जाता था कि अरेंज मैरिज करो बहुत चलेगी, लव मैरिज किए हो जल्दी टूटेगी, समझेगी नहीं। तो ये कहीं कहीं बात आता है अरेंज मैरिज और लव मैरिज का। तो अरेंज मैरिज में जब हमारे पेरेंट्स किसी के घर जा रहे हैं रिश्ते के लिए, तो एज ए पेरेंट्स उन्हें क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना चाहिए कि मेरे लड़का या लड़की यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो हम एज ए पेरेंट्स बस ऐसी शादी ना कर दें, कुछ वो भी ध्यान रखें, वो क्या हो सकता है? आपका क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोग शादी करने से पहले क्या ध्यान रखें, शादी होने के बाद क्या ध्यान रखें? हाँ, शायद, है ना? हाँ, तो शादी करने से पहले तो देखो, हमें सबसे पहली बात तो हमें ना कुछ चेक करो ना करो, पर सबसे पहले ये जो फाइनेंशियल हम दोनों बराबर होने चाहिए। कल को क्या होता है, हम अपने से कम या ज्यादा की अगर शादी कर लेते हैं ना तो उसमें मिसमैच हो जाता है, तो वो कई बार बहुत तकलीफदायक होता है ना। और एक बार ये अगर लड़के वाले हैं तो ये कोशिश करें कि जैसे हम लोग क्या होता है मोस्टली लड़की वालों को घर देखने जाते हैं कि घर कैसा है क्या है सब बात है, मोस्टली उनको भी इनवाइट करें कि आप अपना घर देख लो आके, लड़की उस घर में कंफर्टेबल है या नहीं है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल क्या है कि दोनों को कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। पहले के टाइम में शादी करना एक बहुत अलग चीज थी और आज के टाइम में शादी करना एक बहुत अलग चीज है। ये पेरेंट्स को समझ के लेना चाहिए। जी। जनरेशन चेंज हो चुकी है, ये मम्मी डैडी को समझना बहुत जरूरी है। तो बाकी तो हम चीज एजुकेशन वगैरह सब हम ये देखते ही हैं, बाकी फाइनेंशियल देखना बहुत जरूरी है। और कोशिश करनी चाहिए अगर आपकी कोई बातें हैं या आपकी कोई ऐसे रिचुअल्स हैं फैमिली के जो कि निभते आ रहे हैं सालों साल, तो वो अपने अदर फैमिली से पहले ही पूछ लें कि भाई आपका लड़का या लड़की ये रिचुअल्स करेंगे क्या, हमारी फैमिली पे ये होता है। लाने के बाद में घर में उनको फिर नहीं बोलना चाहिए ये रिचुअल्स थे तुम नहीं कर पा रही हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मोस्टली जो दिक्कत आती है शादी के बाद, शादी के बाद में पेरेंट्स क्या होता है, शादी होते ही ना उनको ऐसा लगता है लड़की अब तो अपने घर में आ गई, अब तो अपनी हो गई, हम कुछ भी बोलेंगे ये करने वाली है। ऐसा नहीं है। मैंने अरेंज मैरिज भी साल भर में 6 महीने टूटती भी देखी है। जी बिल्कुल, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो अपने बेटा, अगर हम अरेंज मैरिज किए तो 100% वो लोग दोनों अननोन है, तो उनको प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए उनकी, उनका जो रूम में ज्यादा ना जाए, उनको अगर साथ रह रहे हैं आप लोग तो कोशिश करें कि उनकी प्राइवेसी मेंटेन करें, उनसे ज्यादा बात ना करें, उस समय कहीं घूमने के लिए उनको भेजें, उनसे ज्यादा उनपे जो आपके यहाँ जो गर्ल आई है उस पर ज्यादा कोई क्वेश्चनिंग या ब्लेमिंग या ये खाना इसी टाइप से होता है ऐसे नहीं बोलना है। जो उसने बना दिया जैसे बना दिया या नहीं भी बनाया कोई बात नहीं, अपने बच्चे ने भी तो सीखा ही थी अजीब, उसको भी सिखा लो खाना बनाना, कैसे बनाते हैं खाना सिखा दो उसको। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, उनको अपना क्वालिटी टाइम उनको देने दो। जबकि मैंने बहुत सारे मदर्स का ये भी देखा है कि वो भी शिकायत करती है कि हमारा बच्चा शादी बाद बदल गया, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई शादी के बाद तो पूरा वो बदल ही गया, क्योंकि अभी वो अनमैरिड था, वो मैरिड हो गया है, डेस्टिनेशन चेंज हुआ, ये तो बदलेगा ही ना। क्योंकि हमारे हर डेस्टिनेशन की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जॉब में भी होती है ना जी। एक
क्लर्क हैं ऑफिस में तो उनकी एक अलग टाइप की जिम्मेदारियां हैं, जब बॉस बनते हैं तो उनकी अलग टाइप की जिम्मेदारियां हैं। जी। तो सेम अगर अनमैरिड है तो उसकी अलग जिम्मेदारियां हैं, मैरिड है तो उसकी एक अलग जिम्मेदारियां है, वो डबल डबल जिम्मेदार हो गया है। आपको भी निभाना है, अपनी वाइफ को भी निभाना है ना। तो उनके लिए उसको 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 उसकी हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें और उसको एंकरेज करें, यस करो कोई बात नहीं, हमें छोटी मोटी गलतियों तो अवॉइड करें। ये चीजें मैच्योरिटी आज के पेरेंट्स में लाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो कि अगर कपल अलग रह रहा है तो इतनी दिक्कत नहीं आती, अगर वही साथ में रह रहे हैं तो फिर मम्मी डैडी को मैच्योर होना बच्चों से ज्यादा जरूरी है ना। बच्चे मैच्योर हों तो ठीक है, लेकिन मम्मी डैडी ज्यादा मैच्योर होंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। और जैसे कि लड़की जब भी घर पे आती है, एक दूसरे फैमिली में जब आती है, तो उसके लिए तो टर्न हो जाता है, 360 डिग्री का लाइफ चेंज हो जाता है। लड़के तो वहीं पे होते हैं, उनके नॉन पर्सन होते हैं आसपास में, और वो एक अपने ही घर में होते हैं, लेकिन लड़की एक पूरा टर्न हो जाता है, उसका लाइफ सर्कल चेंज हो जाता है। तो वहां पे बहुत सारे चीज आता है कि मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, मेरे घर में ऐसा नहीं होता, और ये नहीं पूछा जाता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या ये खाने में पसंद है। कभी भी ये नहीं बोला जाता है कि तुम्हें क्या पसंद है, आज वो बनेगा। ये जरूर बोला जाता है कि मेरे बेटे को वो पसंद नहीं है, या मुझे ये अच्छा चीज नहीं लगता है, या तुम्हारे फादर इन लॉ को ये पसंद नहीं है, तो वो चीज नहीं बनेगी। लेकिन उसका पसंद का क्या? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मतलब बहुत ही, अगर इस तरह चेंजेस हमारी सोसाइटी में आ जाएं तो फिर तो एक मतलब मिरेकल ही हो जाएगा ना। कि ये आपकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि जब लड़की घर में आती है तो उससे पूछना चाहिए कि बेटा आपको क्या खाना पसंद है, आप कैसा खाना खाते हो, आपको क्या पसंद है, मतलब कमरे का कलर ठीक लग रहा है क्या आपको, और आपको ड्रेस ले जाना तो कौन सा ड्रेस पहनना पसंद करेंगी आप, ये उनसे पूछना चाहिए। लेकिन ये तो हो गई एक तरफा बात। हाँ, दूसरी तरफा आज के डेट में जो सबसे बड़ा जो शिकायत है ना, वो फीमेल की शिकायत भी यही है कि हमको हमारे इन लॉज में जब हम गए थे तो हमको वहां पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। इट मीन्स गर्ल्स चाहती हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, लेकिन मैं यहाँ पर गर्ल्स से भी ये कहना चाहूंगी कि देखो सिंपल सी बात है, आज के टाइम में सब मोस्टली, सब हम नहीं बोलते, मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वो अवेयर हैं कि बच्चा आ रहा है, अगर नया बच्चा आ रहा है तो आजकल ना वेलकमिंग में तो बहुत ज्यादा हम लोग आगे हो गए हैं। तो बच्चा आ रहा है तो स्वागत में को कमी नहीं रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर उनसे वो कमी रह भी गई है तो उन्होंने हर काम अपने मानसिक स्तर से किया है, हाँ, तो उसका एक्सेप्टेंस लें। तो उसको होता है तुम क्रिएटिव ज्यादा हो, वो क्रिएटिव नहीं हो, तो या तो पहले डिस्कस कर लें, और अगर डिस्कस नहीं किया है तो एक्सेप्ट करें। या पहले अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए कि मैं घर में जाऊं तो मेरे लिए फूल की वो बिछे रहे, ये रहे वो रहे, तो वो अभी एक मेरा एक आया था, अभी एक केस, शादी 3 महीने हुए थे, तो उसको डे 1 से शिकायत थी, लड़की को डे 1 से ये शिकायत थी मेरे को, मैं जब से इस घर में आई मेरे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है मुझे। तो मैंने उनको ये पूछा गर्ल से कि बेटा ठीक है नहीं दिया गया, वो आई एक्सेप्ट, नहीं दिया गया, लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट आप क्या चाहिए था, कभी आपने बताया कि आपने हस्बैंड को कि व्हाट इज स्पेशल फॉर यू। उन्होंने अगर कमरा सजवाया, सिर्फ 2 फूल की माला लगा दी और बुके रखवा दिए, उनके लिए वो स्पेशल था ना। आपके लिए था कि बलून नहीं लगा, ये नहीं लगा, तो वो आपके लिए स्पेशल था। ये पर्सनलाइज्ड है ना। तो आपने पहले डिस्कस करते हैं शादी से पहले कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, करना है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरी लाइफ का ये इवेंट है, स्पेशल इवेंट है, इसके बाद शादी बार बार तो होती नहीं है, एक ही बार होती है, तो मैं इसको स्पेशल बनाना चाहती हूँ। तो डिस्कस ना फर्स्ट। अगर आप मन मन में सोचोगे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो या मेरे अनुसार हो, तो नहीं होता है। तो गर्ल्स को भी यहाँ पे ये देखना होता है कि अगर मम्मी डैडी नहीं पूछ रहे हैं, लेट्स डिस्कस अपने हस्बैंड से कि आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो, मुझे बहुत तीखा पसंद है, तो हम इसको बीच में करके कैसे कर लें, या एक डिश तीखी बन जाए, एक डिश मीठी बन जाए, तो हम करके तो वो कर सकते हैं। लेकिन माय क्वेश्चन इज दैट कि वो एक्सेप्टेंस है क्या। हम लोग अपने अपने ईगो में रहते हैं, उसने कहा नहीं, उसने सुना नहीं, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं है। हमको एक्सेप्टेंस लेनी है कि हाँ हमारे घर में शादी करके लेके आ रहे हैं तो ऐसा होने ही वाला है। ये एक्सेप्टेंस अगर हो जाए तो हमें शिकायतें कम और हम उनको कोऑपरेट सपोर्ट ज्यादा करेंगे। जी बिल्कुल, ये एक्सेप्टेंस लेके आनी बहुत जरूरी है। यहाँ भी कम्युनिकेशन ही आ जाता है कि अगर आप बैठ के बात डिस्कस कर ले तो वहां भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो सकती है। लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है ना, मैं क्यों बात करूं, वो समझना चाहिए ना उन्होंने। वो मुझे शादी में करके लेके जा रहे हैं, ये एक जो चीजें है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है रिश्तों का।
ये तो इन लॉज की तरफ से भी आता है कि मुझे वो समझे। हाँ, दोनों तो साथ है, समझे। अरे समझना, मैं बोलती हूँ, पहले अपने आप को तो समझो, इन लॉज को बाद में समझो, हस्बैंड को बाद में समझना। तुम किस तरह की पर्सनैलिटी हो, वो अपने आप को समझो कि तुम चिड़चिड़ हो जाती है, तुम्हें तुम्हें किस वजह से चिड़चिड़ होती है, तुम्हारे कौन से पॉइंट ट्रिगर पॉइंट हैं, तुम्हें क्या है। देखो शादी, आपको मैं यहाँ बहुत एक सीक्रेट बात बताती हूँ आपको। रिलेशनशिप जब हमारे होते हैं ना, वो ऑल आर डिपेंड ऑन द पास्ट ट्रॉमास एंड पास्ट एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल। मेरा बचपन कैसे बीता है, मेरी चाइल्डहुड कैसी बीती है, वो ही सारे बातें हम आके थोपते हैं अपने रिलेशनशिप में। बिल्कुल सही। अगर मुझे वहां अटेंशन नहीं मिला है तो मैं अटेंशन सीकर बन जाती हूँ कि मेरे को कम से कम, हाँ देखो माइंड कैसे बात कर रहा है, अपने हमारा एक सेल्फ टॉक होती है अंदर, तो हम कैसे बात करते हैं कि वो यार बचपन में पापा मम्मी ने मुझे अटेंशन नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, मैं अकेला था, मेरे को कोई पूछता नहीं था, अब कम से कम मैं शादीशुदा हो गया हूँ, तो एक डेस्टिनेशन से यहाँ दूसरे डेस्टिनेशन में जा रहा हूँ ना, तो यहाँ तो कम से कम मुझे अटेंशन मिले। जी तो वो अटेंशन सीकर हो जाते हैं, और अगर उसको अटेंशन नहीं मिलता है तो वो क्रिबिंग करते हैं। तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो अगर जब आप, जैसा आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर ओपन डिस्कशन हो जाए पहले ही बैठ के सारी बातों का, है ना, तो ये चीजें बहुत बहुत कम हो जाएंगी। और अपने आप को अगर इंसान समझना शुरू कर दे, अभी आपने मेरे को बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था कि मैडम काउंसलिंग, इसकी रिलेशनशिप काउंसलिंग जरूरत क्या है, सबसे बड़ी जरूरत है कि अपने आप को समझने की। मैं सबसे पहले आते ये क्वेश्चन उनको होमवर्क देती हूँ कि अपने बारे में 10 सेंटेंस लिख के लेके आओ, वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपको पता है लिख नहीं पाते, 10 लाइन अपने बारे में नहीं लिख पाते हैं। अरे मुझे गुस्सा आता है, अरे गुस्सा कब आता है, क्यों आता है, कितना आता है, ये तो लिखो। मुझे गुस्सा आता है, और गुस्सा कोई वो है क्या कि तुम्हें मतलब वो चाहेगा तो आ जाएगा, तो तुम नहीं चाहोगे गुस्सा कैसे आ जाएगा, ये समझा आपने कभी? नहीं समझते। तो जितना हम डीपली अपने आप को समझेंगे ना, उतने रिलेशनशिप पे इशू में हम आने ही कम हो जाएंगे। मेरा ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है भाई, तुम जानते हो कि तुम कौन हो, बिल्कुल। तुम्हें बचपन में क्या दिक्कत आई थी, तुम्हारा चाइल्डहुड कैसा बीता है, तुम्हारे वहां क्या लैक था, जो लैक था ना वो डिमांडिंग करेगा बंदा रिलेशनशिप में आने के बाद। ओके। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो पहले अपने आप को तो समझो, ये इंसान है ना सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में ना सिर्फ डिमांड 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 डिमांड, और इसलिए रिलेशनशिप की नींव हमेशा से हिलती रहती है कि डिमांड पूरी होंगी नहीं, और वो कब हिलने लग जाएगा रिलेशनशिप पता नहीं। मैं आपको छोटा सा यहाँ पे हम लोग क्या कहीं पे भी किसी को अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज है। हाँ। तो मेरे पास एक केस आया था, उस केस में दोनों मियां बीवी कमाते थे। लेडी ने केस बुक किया था, उनका ये कहना था कि मैम मेरा हस्बैंड घर का काम में मुझे हेल्प नहीं करता है, मेन पॉइंट उनका ये था। तो मुझे लगा पता नहीं बहुत बड़ी इशू होगा, तो मैंने केस ले लिया। जब केस खुला तो वो क्या बोलना था उनको कि मेरा हस्बैंड सुबह दूध नहीं लेके आता है, ठीक है, दूध नहीं लेके आता है, और ले आता है तो गर्म नहीं करता है, चलो ले भी आया कभी तो गर्म नहीं करता है, ठीक है, गर्म कर भी दे तो मेरे लिए कॉफी नहीं बनाता है। ये 3 इशू थे उसके। अच्छा। और फिर दिन में झाड़ू पोछा नहीं करता, खाना मैं बनाती हूँ तो झाड़ू पोछा तो उसने करना चाहिए। अभी आप ये बताइए मुझे कि ये कोई जो इशू है क्या, ये इशू है क्या, इसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कि अगर बंदा दूध नहीं ला पाया तो आप उसको शाम को बोल दें कि भाई कल सुबह दूध आएगा अपने, या फिर इस पर डिस्कस करें कि हमारे घर में दूध नहीं आने से, दूध नहीं गर्म करने से लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, दूध वाला लगा लेते हैं जो घर पे दूध देने जाते हैं, आते हैं ना बहुत सा दूध घर पे, तो सुबह मॉर्निंग में दूध आ जाएगा, तो एक प्रॉब्लम खत्म। फिर उसको आपको डेली गर्म करना है, तो आपको ये वाला लेना है बर्तन, इसमें दूध गर्म करना है, सेकंड प्रॉब्लम भी खत्म। इसके बाद में मुझे कॉफी जल्दी लगती तो मुझे प्लीज आप कॉफी बना दोगे क्या, वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? हाँ बोलेगा तो उस कप में कौन से कप में कॉफी कहाँ रखी है, चीनी कहाँ है, बताओ, वो सुबह के बना देगा ना आपके लिए, डेली लगेगी या नहीं लगेगी तो वो भी बताओ ना, ओपन डिस्कशन करो ना। लेकिन उन लेडी को यही नहीं पता था कि मुझे अपने हस्बैंड से चाहिए क्या। अब इतनी छोटी सी बात है, आप बताओ, इसलिए इसके लिए काउंसलर के पास में आने की जरूरत क्या थी कि मैं, लेकिन जब केस को मैंने खोला, जब समझ में आया
उस लेडी को बचपन से बहुत ज्यादा दबा के रखा गया था, ओके। बहुत ज्यादा। वो लोग डिसिप्लिन में पले थे। मम्मी डैडी को डिसिप्लिन में पालने का ये मतलब होता है कि हमारे बच्चे सही रहें, पर उस लड़की ने उसका गलत मतलब निकाला कि हमको दबाया जा रहा है। आई बात, तो वो उनको दबाए हुए पर्सनैलिटी लगती थी कि मुझे पापा मम्मी दबा रहे हैं, तो वो यहाँ पे प्रेशर बिल्ड कर रही थी अपने हस्बैंड के ऊपर, ओके। और वो अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढ रही थी कि मेरा रिलेशनशिप मेरे को वहां पे अब मुझे ऐसे ही चाहिए, बिकॉज रिलेशनशिप ऐसी होती है, वहां वाली ऐसी थी तो यहाँ वाली भी ऐसी है। फिर मैंने सॉल्व किया उस केस को। मैंने कहा हम एक कॉपी पेन लेके बैठते हैं, कितना काम आपने करना है। पहले तो मैंने उनसे ये पूछा कि ये बताएं मुझे कि आप हम एक बाई लगा लेते हैं झाड़ू पोछे के लिए, आपको हस्बैंड से झाड़ू पोछा क्यों कराना है, आप क्यों नहीं कर लेती हैं? नहीं, तो वो क्या बोलती है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, अभी मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, जॉब मुझे मिल गई है, मुझे जॉब करने जाना है। तो जब हम जॉब करने जाऊंगी तो फिर तब तो हम दोनों आधा आधा काम करेंगे ना। तब मैंने उनको पूछा तो तुम अगर तुम कितना पैसा अफोर्ड कर सकते हो, तो तुम उतना जो पैसा है वो 2,000 रुपये निकालो, झाड़ू पोछा लगाओ, एक दूध वाला घर पे लगाओ, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो खत्म हो गई ना, खत्म हो गई। तो फिर वो बोलती नहीं, तो फिर हमें दोनों को आधे आधे का कैसा आएगा, हम ये आधा काम कर रहे हैं। मैंने कहा आधे आधे का ऐसा आएगा, तुम ऐसा एक टाइम खाना तुम बनाओ, एक टाइम खाना ये बनाएगा। तो उस लेडी को जबरदस्ती अपने हस्बैंड से, चाहे जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन उसको काम कराना था, बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं प्रेशर बिल्ड करूंगी तो रिलेशनशिप मेरा बहुत अच्छा चलेगा। तो कई बार ऐसे अजीब अजीब से भी केस आते हैं, इसे पूरा पूरा मुझे बचपन से निकालना पड़ता है कि वह चाइल्डहुड कैसा था। अगर वो खराब है तो 100% रिलेशनशिप में इसने वो काम करना ही है। अभी वो दोनों ठीक हैं, आराम से रह रहे हैं, उनका फॉलोअप में भी आते हैं वो लोग, तो बड़े अच्छे से चल रहा है उनका भी। क्योंकि वो, अब बताइए को आप आज आप हम दोनों बैठे हैं, आप बताओ कि दूध वाला लगाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसके मतलब झाड़ू पोछे की बाई लगाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अगर अगर वो कर भी रही हैं तो उस पे ये कन्वर्सेशन करना कि मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि हस्बैंड ही करेगा, वो वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ या फिर बाई भी कर सकती हैं, दोनों मिलके हो सकता है सोल्यूशन, अगर हस्बैंड नहीं इंटरेस्टेड है करने में। अगर करने में इंटरेस्टेड है तो यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। उस हस्बैंड का यही कहना था कि मैं खाना बना दूंगा, हाँ मैं बर्तन साफ कर सकता हूँ, मैं झाड़ू पोछा नहीं कर सकता हूँ मैं। हाँ, बहुत को प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर मैंने उनको यही कहा, इस काम के लिए हम लोग बाई लगा लेते हैं, इस काम के लिए बाई लगा लो, 1,000-2,000 रुपए की, इतनी भी लगती है बाई, कितनी लगेंगी? 1,000-2,000। ये रोज डेली का क्लीन हो जाएगा, हफ्ते भर क्लीन जो ढंग से आप डीप क्लीनिंग आप कर लेना। एक जना बर्तन साफ कर लेगा, एक जना खाना बनाएगा, नेक्स्ट टाइम एक जना खाना बनाएगा, दूसरा बर्तन साफ करेगा। तो वो कर सकते थे, वो लोग अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अफोर्ड नहीं करके वो जो लेडी थी उसको बहुत वही स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए था मुझे, जो कि मेरे हस्बैंड नहीं दे पा रहा है मुझे उसका कहीं ना कहीं मेरे बाद। लेकिन ये सब जो मुझे बैठ के बकायदा मुझे उस दिन बड़ा मतलब मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यार मैं ये क्या काम कर रही हूँ, बैठ के प्लानिंग कर रही थी, बैठ के उनकी लिखवा रही थी कौन सा काम कब करना है, टाइम टेबल है, टाइम टेबल है ना। तो ये कैसा होता है ना कि जब इंसान अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता, अपने आप को समझता नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। उसका हस्बैंड बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे काफी, ठीक है, चलो अभी चल रहा है उनका काम चल रहा है। लेकिन अभी आप बताओ मुझे, आप पहले आपने बहुत पूछा था अनकंडीशनल लव, इसी सब चीजों पे मैंने पूछा। हाँ, ये जो होता है ना, ये उनकी अरेंज मैरिज थी, जो दो जिनकी बात मैं कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा अगर पहले मम्मी डैडी बात कर लेते बैठ के, है ना, कि हम भाई ये बच्ची है हमारी, काम नहीं कर पाती है, या थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर है, या थोड़ी सी उसको जल्दी इम्पल्सिव हो जाती है, तो प्री मैच्योर काउंसलिंग ले लेते। तो ये बाद में जो दिक्कत आई, ये दिक्कतें मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं आती, कम आती। तो ये चीजें ना थोड़ा सा पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि प्री मैरिज काउंसलिंग करा दें बच्चों की, थोड़ा ध्यान दें क्या रिचुअल्स हैं, बच्ची कैसी है, आपका बच्चा कैसा है, उसके बारे में बात करके अगर शादी करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। और कोई भी काम हम करें तो 100% सक्सेसफुल तो होना ही चाहिए, उस नीति से तो करना चाहिए। तो पहले रुक जाएं, थोड़ा टाइम ले लें, जल्दबाजी ना करें, और फिर वो काम इजीली चलेगा। अभी मैंने एक पेरेंट से ऐसी भी बात सुनी थी कि वो ये बोल रहे थे हम शादी जल्दी कर देंगे, नहीं तो क्या होगा, ये दोनों मिलना शुरू करेंगे, झगड़ा होगा तो शादी टूट जाएगी। हाँ, ये भी बहुत सारे केसेस आते हैं कि
आप सोचो। मैंने कहा शादी अभी टूटने में दुख कम होगा या वो बाद में टूटेगी जब दुख कम होगा? शादी होने के बाद टूटेगी तो वो दुखदाई है, या ये अगर अभी रह गया रिश्ता टूट गया तो बोले नहीं नहीं मैडम, पर टूटना क्यों चाहिए? अरे मैंने कहा भाई तुम जिस चीज में हम लोग इतना हमें विश्वास नहीं है कि ये कोर्टशिप टाइम में निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, वो हम शादी पे कैसे एश्योरेंस दे सकते हैं कि शादी निकलेगी इनकी? सिर्फ शादी करना, जिम्मेदारी निभा देना इज नॉट अ क्वेश्चन कि मैंने शादी कर दी। शादी निभना इज अ मेन क्वेश्चन। शादी निभनी चाहिए बच्चों की, और वो निभनी भी क्या, खुश रहनी चाहिए। आपस में उनको लगना चाहिए कि यस ये है रिलेशनशिप, ये है लाइफ, ऐसी फील आनी चाहिए उनको। इस फीलिंग के लिए मैं काम करती हूँ कि इस फीलिंग में रहो कि यस शादी बाद की लाइफ ये बढ़िया वाली लाइफ है ना। ऐसे किसी उसमें दुख में मत रहो, शादी का लिए तो बहुत परेशान हूँ। ये मेरा काम है एक्चुअली। जी। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि शादी में आने के बाद भी लड़का हो या लड़की, मेल या फीमेल, दोनों को बैकग्राउंड बहुत इम्पोज करता है कि कैसा रहा है बैकग्राउंड, और पीछे का लाइफ, बचपन का लाइफ कैसा रहा है, इवन आप फैमिली में कैसे ग्रो किए हो, हाँ। आपके पेरेंट्स आपके साथ कैसा बिहेव किए हैं, आपस में कैसा बिहेव किए जी। हैं, वो चीज बहुत इम्पैक्ट करता है एक लड़का हो या लड़की को। तो वो पेरेंट्स का जो नेचर है वो कितना इन लोग कैरी कर लेते हैं कि अपने रिलेशन में भी उसको ढूंढते रहते हैं कि जैसा है मेरे मम्मी पापा का रिलेशन जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये दो पर्सन अलग हैं, वो लोग दो अलग थे, उनका चला या झगड़ा करते हुए चल गया, दैट इज भी, ये भी एक बात है, और नहीं तो हैप्पली चला तो भी, या तो यहाँ पे एक भी बात ये भी आ जाती है पेरेंट्स में कि एक सेक्रीफाइस करते हैं, एक डोमिनेटिंग हो जाते हैं, और कभी कभी दोनों ठीक रहते हैं और दोनों चलता है, और उसी को हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। हम अपने ऊपर लेने लगते हैं कि मेरे मम्मी पापा ऐसे किए थे। वो चीज के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है कि नहीं, हम दोनों अलग पर्सनालिटी हैं, तो हमारे को कैसे काम करना है? मैंने पहले बताया ना आपको कि अपने आप को समझना इज मेन जॉब, कि मैं क्या हूँ, है ना। और आपको बच्चों को जब हम काउंसलिंग पहली बार अगर आते हैं तो ये बताते हैं कि इस दुनिया में कोई भी दो पर्सनालिटी जैसी नहीं है, सब अलग 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 हैं, है ना। तो जब सब अलग अलग हैं, सबके रिलेशनशिप भी अलग अलग रहेंगे ना। जी, जब ये एक्सेप्टेंस आ जाए ना लोगों में, तो ऑटोमेटिक रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम आनी काफी कम हो जाएंगी। हम लोग वही आप वाली बात है कि वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन में रहते हैं। मेरे पापा तो ऐसे नहीं करते थे, मेरी मम्मी तो ऐसे नहीं करती थी। अरे भाई कंपैरिजन नहीं करना है, वो अलग पर्सनैलिटी थी, उनका अलग लाइफ है, वो अलग टाइम था। ये अलग पर्सनैलिटी है, ये अलग टाइम है, ये अलग लाइफ है, तो यहाँ पे तो चीजें अलग ही होंगी ना। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत सारी लड़कियां ऐसे बोलती हैं आंखें मेरे सामने, मेरे पापा तो ऐसे नहीं करते थे, ये तो ऐसे करते हैं, मेरे पापा तो मेरी मम्मी को बहुत सपोर्ट करते थे। तो सही है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो ये चीजें, सबसे पहली बात तो ये है समझ, अपने आप को समझना कि मैं क्या हूँ, और मतलब मेरे हस्बैंड की पर्सनैलिटी कैसी है, बस वही प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ये सब काउंसलिंग में आने के बाद में ही क्लियर हो जाती है चीजें, आते साथ ही। लेकिन आपका क्वेश्चन अच्छा था, ये बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है जो आप बता रहे हो। कंपैरिजन, इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। वो किसी से भी करो, चाहे मम्मी डैडी से करो, चाहे सोशल मीडिया से करो, हाँ, लेकिन करते हैं लोग बात। और कंपैरिजन तो सबसे बड़ा दुख है आज के टाइम में, सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि मैं इसको थोड़ा और एलेबोरेट करूंगी कि सारे रिलेशनशिप में जो दुख का कारण है ना, वो कंपैरिजन है सबसे बड़ा। अपने मम्मी डैडी से कर रही होंगी, अपने भाई बहन से कर रही होंगी, अपने दोस्तों से कर रही होंगी, है ना। मैंने एक लड़की आई थी तो वो मेरे को बोल रही थी, सेम यही केस था कि मेरे हस्बैंड मेरे को कभी कुछ दिलाते नहीं है, कुछ सोना नहीं दिलाते, ये नहीं दिलाते, वो नहीं दिलाते। मैंने कहा अच्छा, तो आपको कैसे पता कि पति लोग सोना दिलाते हैं? पता कैसे? तो बोलते मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने ना उसको भी बर्थडे पे ना एक बहुत अच्छा सोने का नेकलेस दिया है। ये तो कभी इनको बोलती तो बोलते हैं कि नहीं अपन बाद में देखेंगे, कभी नहीं दिलाया मेरे को, जब मेरी शादी हो 7 साल हो गए। मैंने तो पहला क्वेश्चन ये, जो आपके फ्रेंड को उसके हस्बैंड ने नेकलेस दिलवाया है, ठीक है, वो लोग बहुत सुखी हैं क्या? दोनों बहुत खुश हैं क्या? बोले नहीं। तो मैं क्या दुखी हूं उनको? तो बोलते हैं कि ना उसके हस्बैंड है ना, उसको उसका बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है।
मतलब बाहर उसके अलग संबंध है। तो मैंने उसको पूछा, तो समझो ना, उसके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, अभी वो ठीक हैं थे मतलब, तो आपने अपने हस्बैंड से ये तो नहीं बोला कि आप जाकर भाई के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो? नहीं बोला ना। क्यों? जब आप एक नेकलेस के लिए कंपेरिजन कर रही है तो उसके में भी कंपेरिजन करो ना भाई। ऐसा नहीं है, जो हमें चाहिए उसके लिए हम कंपेरिजन करते हैं, जो हमें नहीं चाहिए उसके लिए कंपेरिजन नहीं करते हैं कभी भी। उसके मैं तो बोलती हूँ कि वहां हमें ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान ने कि हमें आज मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं जो मैं सिर्फ मेरे पे लॉयल है, मेरे लिए लॉयल है। तो फिर वो नेकलेस, जब उसका पति लॉयल नहीं तो नेकलेस दिला रहा है, तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन में लाइफ चल रही है जी। ना। तो कोई किसी का कंपेरिजन है ही नहीं, और ये इंसान नहीं समझता। जो उसे अच्छा लग रहा है ना वहां तो वो कंपेरिजन करेगा, जो उसे गंदा लग रहा है वहां वो कंपेरिजन नहीं करेगा। वहां बोलेगा इसके तो मैं टेकन फॉर ग्रांटेड, ये तो मेरे तो होना ही चाहिए था, मेरे हस्बैंड के लिए लॉयल है। हाँ हाँ। और जो नहीं है वहां कंपेरिजन है। ये बातों को समझना होगा कि उसकी लाइफ तुम्हें चाहिए क्या अभी, फिर पूरी लाइफ कंपेरिजन करो ना। आपके 2 बेटे हैं, उनके 2 बेटियां हैं, तो आपके 2 बेटियां होनी चाहिए। मैंने कहा सिंपल सी बात है। वो नहीं वो क्यों होनी चाहिए मेरे तो फिर उसके पति ने नेकलेस लाया तो तुम्हें सब काम वैसा ही कर, सेम टू सेम करना है ना, तो वहां करो ना कंपेरिजन। तो ये चीजें की क्लैरिटी लाना कपल्स में बहुत जरूरी है, तो कंपेरिजन ऑटोमेटिक फिर कम हो जाता है। सोशल मीडिया से बहुत हो रहा है आजकल। वो लोग कितने खुश हैं देखो, हाँ। वो लोग बाहर घूमने जा रहे हैं देखो, है ना, हम भी घूमने जाएंगे। अरे जब उनके घर में कोई तकलीफ थी, बीमारी थी, तब तो तुमने एक बार भी नहीं कहा कि उनके घर में की तकलीफ है, कितने बीमार हैं, हमारे घर में बीमारी आनी चाहिए। ऐसा होता है क्या कभी? ये कंपेरिजन होना बहुत गलत है एक्चुअली। सो दैट ये आप जो बोल रहे हो ना मम्मी डैडी को देख के या, तो ये चीजें गलत है, और इनको हम बताते भी हैं, इस तरह से बताते हैं कि भाई कंपेरिजन मत करो, करो तो हर चीज का करो फिर। ये लेकिन काउंसलिंग में तो उसके लिए भी अगर आएंगे तो उनको फायदा ही होता है। जी बिल्कुल, मतलब वो समझना, एग्जैक्ट समझना, अगर छोटी छोटी बात पे अगर काउंसलिंग के लिए लोग आ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, कि एक सही डायरेक्शन मिल रहा है, तो जाना ज्यादा अच्छा है। सही डायरेक्शन मिलना ज्यादा अच्छा है कि हम रिलेशनशिप में गए ही हैं उसको सही से चलाने के लिए। अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और किसी से अच्छी जानकारी मिल रही है कि जो मैं सोच रही हूँ एक इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैं इसी डायरेक्शन में देख रही हूँ, कोई उसको इधर से इधर से भी दिखाने वाला हो और सॉल्यूशन मिल जाएगा सही से, तो फिर बात तो बनी जाएगी। देखो मैं हमेशा अपने कपल से यही कहती हूँ कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। जी बिल्कुल। तो मैं हमेशा इस पे काम करती हूँ। मैं बोलती हूँ प्रिपेयर योरसेल्फ, रिपेयर करने मत आओ मेरे पास, जी प्रिपरेशन के लिए आओ। हाँ, कि हमें आगे कैसे डील करना है, क्या करना है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। रिपेयर के लिए आओगे तो वो चीजें एक बार तो फट चुकी है, फिर मैं सिलूंगी बैठ के, तो वो बेहतर है कि प्रिपेयर करो ना कि आगे फटे ही ना। तो वो, लेकिन वो आप वाली बात है, वो लोग मतलब रिलेशनशिप तो ऐसी है जब तक कि बिल्कुल हार्ड तक, जब तक वो लास्ट के कॉर्नर तक नहीं पहुंच जाते जब तक वो नहीं आते हैं। वो सिर्फ उसको पता नहीं क्यों उसको अवॉइड करते रहते हैं। अवॉइडेंस बहुत है रिलेशनशिप में, है ना। या तो वो शायद क्या इतनी लापरवाही के कारण ये भी होता है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि अवेयरनेस कि हम अगर काउंसलर के पास जाएंगे तो हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी, हमें हेल्प होगी समझने में दूसरे को, ये शायद अवेयरनेस नहीं दी गई है। तो ये अगर अवेयरनेस रहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं ये भी समझती हूँ कि जब हम एक शादीशुदा जिंदगी में जाते हैं तो ज्यादातर हम मम्मी और अपने बहनों से कनेक्टेड होते हैं, तो उनका जो एक लाइफ स्टाइल चला है, जो उन्होंने अपने रिलेशनशिप में देखा है, ज्यादातर हम अपने मम्मियों का टाइम का देखें तो वो लोग सेक्रीफाइस ही किए हैं, अपने इच्छाओं को सबसे लास्ट में रखे हैं। जैसे कहा भी जाता था उस टाइम में कि सबसे लास्ट में घर की गृहिणी खाती है, हाँ, पहले नहीं खाती है। तो वो चीज, वही सजेशन हमें हैंड ओवर होता है, लेकिन हम आज के टाइम के होते हैं, हम वो ले नहीं पाते। अगर हम सजेशन उनकी मम्मियां उनको दी है वो ले रही हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये हो जाता है कि हम उस चीज को ले नहीं पाते हैं। मेरी मम्मी की भी सजेशन हम नहीं ले पाते हैं कि ऐसा सेक्रीफाइस करना है इसको, ये ऐसे ही होता है, नहीं होता है, मुझे वो एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें तो, मैं जहां तक समझती हूँ कि उससे बात करो तो बहुत चीजें निकलेगा। और दूसरी बात कि हम कंपेयर जो करने लग रहे हैं कि आज सोशल में मुझे उसके जैसा, उसका हस्बैंड ऐसे ट्रीट कर रहा है, मुझे भी ऐसी ट्रीट चाहिए। उसके उसने यहाँ घूमने गया मैरिज एनिवर्सरी में और बर्थडे में ऐसे सेलिब्रेशन हुआ,
ये बहुत ज्यादा चल रहा है अभी रिलेशनशिप में, बैरियर पॉइंट की मुझे ऐसे दिखना है, मुझे कपल फोटो ऐसे आनी है। लेकिन वो बंदा जो है वो फोटो शूट के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब खड़ा होना भी नहीं चाह रहा है कि अरे हो गया यार, मुझे यहाँ बैठ के बस चिल मारना है, लेकिन हम फोटो खिंचाए जा रहे हैं। तो वो चीज एक बहुत ट्रिगर करता है। आप बाहर घूमने भी जाओगे तो फिर वो झगड़े में ही बदल के आता है। ये इसमें हम लोग लोगों की हेल्प करते हैं कि यहाँ पे ना उनको लव लैंग्वेज समझाते हैं कि आपकी लव लैंग्वेज कैसी है ना। जैसे कोई लेडी का, मोस्ट लेडी का बता रही हूँ आपको, लव लैंग्वेज होती है गिफ्टिंग, उनको गिफ्ट बहुत पसंद होता है। हाँ। और हस्बैंड का जो होता है फिजिकल मतलब अटैचमेंट उनको अच्छा लगता है, वो बॉडी टच करके बैठेंगे, कंधे पे हाथ रख के बैठेंगे, उनको वो फिजिकल टच बहुत अच्छा लगता है। तो ये डिपेंड है कि जब आप वही वाली बात, अगर हमारा पूरा बेस देखे ना तो समझ अपने हस्बैंड की लव लैंग्वेज क्या है, मेरी लव लैंग्वेज क्या है, फिर उनको समझाना कि मेरी लव लैंग्वेज ये है कि अगर आप मुझे कोई सरप्राइज देते हो, मुझे कोई गिफ्ट देते हो, मुझे अच्छा लगता है। जब आप मेरी फोटो खींच रहे हो और मुझे अप्रिशिएशन कर रहे हो तो मुझे अच्छा लगता है ना। तो वो अटेंशन उस लेडी को अच्छा लगता है, तो यानी कि वो अटेंशन दे रहा है तो अच्छा लगता है। तो उस आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरी फीमेल है, वो कपड़े पहन के अच्छी लग रही है, तो उसको फिर वहां पे अटेंशन देकर तारीफ करनी चाहिए। और अप्रिशिएशन तो एक है ना, रिलेशनशिप की जान है जी। अगर एक दूसरे को, दोनों को दिन में सोच समझ के कॉन्शियसली एक दूसरे को 2 बार तो कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए हस्बैंड वाइफ को, है ना। ये हमारे मेंटेनेंस ऑफ द रिलेशनशिप में आता है। अगर हम अपने रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट है। 2 बार करना चाहिए, दिन में 1 बार फिजिकली हग होना चाहिए, दोनों ने हग, ऑफिस जाएं या रातों सोने पर हग करना चाहिए, कडल करना चाहिए। अब बाकी फिजिकल इंटीमेसी या इमोशनल इंटीमेसी जो है वो बात की बात है, लेकिन इतना तो कम से कम करो। आई लव यू को हम कितना क्रिएटिव वे से बोल सकते हैं वो बोलना चाहिए, कितना क्रिएटिव वे से हम ये दिखा सकते हैं कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इजहार अपने प्यार का ये करते आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो जब तक हम एक दूसरे के पार्टनरशिप को नहीं समझेंगे कि मेरे पार्टनर को क्या पसंद है, और उसको नहीं समझा पाएंगे कि मुझे ये पसंद है तो आप मुझे दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आएंगी। और जिसे समझ जाता है ना पार्टनर कि भाई इसको ये जरूरत है, तो वो फिर करता ही है, वो करता ही है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को अपने केसेस में ठीक होते हुए देखा है, बहुत लोगों को। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मैं जैसे पिछले 14 ईयर से ये काम कर रही हूँ, 14 ईयर्स हो गए मुझे करते हुए, लेकिन 99% केस में सॉल्व हो जाते हैं। तो इसको आप भगवान का ब्लेसिंग बोल लो या कुछ बोलो, मतलब डिवोर्स तक के केस में खींच के लेके आए हैं। और ना वो लोग इतने अच्छे हैं, वो लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन एक ये भी है कि जिनसे मैं जुड़ती हूँ ना, वो बहुत सिंसियरली जुड़ते हैं मेरे साथ। बहुत बाद में ऐसा, अभी तक ऐसा कोई भी नहीं आया कि जिसने ये कहा हो कि आपकी काउंसलिंग मेरे लिए इफेक्टिव नहीं रही, ऐसा नहीं आया। लेकिन बहुत सिंसियरली जुड़ते हैं और फॉलोअप के लिए भी आते हैं। तो हम उनका वो, जब हमारे पास में कपल आता है तो उनको पहला हम एक भरने के लिए देते हैं उनका फॉर्म, कि आप रिलेशनशिप कैसी है इस समय, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। तो वो लोग इतना अजीब सा फॉर्म भरते हैं, पूछो मत। फिर जब उनकी काउंसलिंग हो जाती है फिर हम बोलते हैं फिर आप अपना फॉर्म भरिए कि अब आपकी 4 एस्पेक्ट में कैसी है। क्योंकि रिलेशनशिप पे जो चीज, वो 4 एक बहुत बड़े पिलर हैं। वो है ट्रस्ट, लव, रेस्पेक्ट एंड इंटीमेसी। तो उन चारों में तुम्हारी कैसी है, तो वो हम समझते हैं उनसे। अगर 4 चीज रही ना रिलेशनशिप में तो वो बहुत अच्छा टिकता है। तो जब वो बाद में भरते तो इतने एक्सप्रेसिव हो जाते हैं वो लोग समझाने में हमको। तो वो होता है काउंसलिंग का असर, जब वो अच्छे से समझा पा रहे हैं अपने आप को और अपने पार्टनर को, तो वो हम समझते हैं यस हम सक्सेसफुल हैं, ये समझा पा रहे हैं, तो हो जाता है। लेकिन ये एक बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कम्युनिकेशन के द्वारा हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, सब चीज ठीक हो सकती है दुनिया में, पर एक्सेप्टेंस चाहिए कि हमें ठीक करनी है। अभी रिलेशनशिप में अगर सेक्सुअल लाइफ की बात करें, इंटीमेसी की बात करें, तो इंटीमेसी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक पार्टनर को ऐसा लगता है कि मुझे हर दूसरे दिन जाना है इंटीमेसी में, दूसरे को लगता है नहीं, मैं थका हूँ। और वो एक बहुत ही ज्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचा देता है कि रिलेशनशिप में सुबह होते ही झगड़े शुरू, मूड खराब, कि मैंने सोचा था, मैंने चाहा था, मैंने ये था, वो चीज जाके नहीं निकल के आता है। तो इसमें हम काउंसलिंग में कैसे काम करते हैं आप लोग?
फिजिकल इंटीमेसी का ऐसा रहता है कि सबके अपने अपने अर्ज अलग अलग होते हैं, जी है बिल्कुल। ना। आप बोल रहे हो कि फ्रिक्वेंसी भी होती है, टाइप्स भी होते हैं कि हमें किस टाइप का सेक्स चाहिए या हमें किस इंटीमेसी चाहिए। हम्म लेकिन आपको कैसा होता है, अगर मेल की हम बात करें हम्म तो मेल को चाहिए होती फिजिकल इंटीमेसी हम्म और फीमेल को चाहिए होती इमोशनल इंटीमेसी। जी। तो जब तक आप अपनी फीमेल से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाओगे हम्म तब तक आपको फीमेल फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं करेगी। बिल्कुल सही। और फीमेल का अलग होता है, हम्म उसको जब तक आप फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं करोगे जब तक वो आपसे इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाता। हम्म। तो ये दोनों का बहुत वाइस वर्सा है। हम्म तो इसके लिए उन दोनों को समझने के बाद में हम लोग उनको कई तरह के टाइप्स, हम ऐसे कर लो, उससे पहले कितना कडल करना है, कितना इमोशनल करना है। अगर आपकी वाइफ इमोशनल कनेक्ट महसूस करती है तो उसको व्हाट इज लव लैंग्वेज, गिफ्टिंग है, उसको बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है या उसको कोई मूवी देखना है या डेट प्लान करनी है उसके साथ। तो वो हम सारा उसको सजेशन वगैरह देख के उसके बाद में हम उसको कॉप अप कर लेते हैं और वो हो जाता है। क्योंकि किसी को भी ना फिजिकली कि ऐसा नहीं है कि साहब उसको सिर्फ सेक्स ही करना है, नहीं, उसको एक तरह का सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है कि यस वी आर कंप्लीट। हम्म इसके लिए बंदा इतना करता है ना। एक बॉडी की नीड है वो एक अलग बात जी बिल्कुल। है ना, लेकिन इमोशनली और कंप्लीटनेस की जो एक सेटिस्फेक्शन है वो एक अलग टाइप की होती है, तो वो नहीं आई होती है। बॉडी तो नीड कहीं भी पूरी कर लेता है इंसान, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो जो कंप्लीटनेस की आती है वो हम सिखाते हैं कि आप अपना कोई जो देखो, आपको पता है कि जो ज्यादा खाना खाता है ना वो क्यों खाता है? क्यों खाता है? जो बंदा ज्यादा खाना खाता है वो क्यों खाता है? पेट भरने के लिए और मन को शांत करने के लिए। यस, ये आपने बोला, उसको क्रेविंग हो रही है हाँ। खाने की, और जो वो खाना खा रहा है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। हम्म ठीक है, मजा नहीं आया और खाएगा, मजा नहीं आया और खाएगा, फिर फ्रिज खोलेगा, इसमें कुछ और पड़ा है क्या, चॉकलेट खाएगा, मजा नहीं आया, फिर और खाएगा। सेम सेक्स की भी ऐसी होती है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो तो आपको क्रेविंग बार बार होगी। अगर आपको जिस तरह हम बताते हैं उस तरह वो करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन और कंप्लीटनेस की अगर उनको एक फीलिंग आ गई तो वो जो नंबर फ्रिक्वेंसी है वो भी बहुत कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो दिन में 4 बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं या रोज कर रहे हैं, फिर वो कंप्लीटनेस वाले से करते हैं तो वो फिर उनको ठीक है, दोनों की फ्रिक्वेंसी फिर उसमें मैच हो जाती है। तो ये हम उनको बताते हैं, सिखाते हैं कि किस तरह आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, हस्बैंड की कैसी है, दोनों को कहाँ सेम पेज पे लेके आना है, कितना करना है, कैसे करना है, पोजीशन कैसे करनी है, वो सारा भी काउंसलिंग में हमारा इंक्लूड रहता है। वो हो जाता है उससे, वैसे डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन। जी, वैसे मैं जानना चाहूंगी कि एक वीक में कितनी होनी चाहिए सेक्सुअल? डिपेंड ऑन द एज, पर्सन, आपका माहौल, है ना। और फिर कैसा होता है ना, इसमें बहुत फर्क है। एक जो मेल होता है ना उसकी सबसे ज्यादा जो अर्ज होती है वो 27 से लेके 30 साल तक होती है, जी। और लेडी की जो होती है वो 30 से 35 होती है। ओके। आपको ये पता है बात आज तक? मतलब फिजिकली अगर एक्टिव लेडी है ना हाँ। तो वो 30 to 35 रहने वाली है, जबकि मेल अगर है उसकी 27 to 30 खत्म हो जाती है उसकी। आपने देखा होगा जो लेडीज होती हैं वो मतलब 30 जो वो थोड़ा सा मैच्योर होती है तब वो ज्यादा एक्टिव होती है फिजिकली, जबकि मेल पहले ज्यादा होते हैं। तो एक तो ये उम्र का फर्क हो गया दोनों का, है ना। इसमें मेल थोड़ा बड़ा, जैसे लेडी 30 की हुई है तो मेल उसमें अगर 30 to 30 का हो गया तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, उसमें फिर फीमेल का रहे होगा कि अब हम करते हैं, ये करते हैं, है ना। तो ये भगवान ने क्यों बनाया ऐसा अलग अलग? बताओ क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है कि जब मेल एक्टिव है तो वो इनिशिएट करेगा, ओके। तो भी उनकी इंटीमेसी बनी रहेगी। थोड़ी देर बाद में फीमेल मेल का क्या ऐसा होता है ना, 30 बाद में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, शादी हो जाती है, एक आध बच्चा हो जाता है, ऑफिस में प्रमोशन हो जाता है या बिजनेस कर रहा है तो वहां भी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो ऑटोमेटिक एक फीमेल मेल का क्या तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है करते करते। तो 30-31 के बाद में उसको तो डाउन होना शुरू होता है। तो वो मेल फीमेल, पहले याद है वो फीमेल और मेल में 5 साल का अंतर रखते थे, तो हाँ। यही कारण है। हाँ। जब इनकी डाउन होती है तो उनकी अप हो जाती है, वो फिर वो करते इनिशिएट के हमें करना चाहिए। तो ऐसे करके इंटीमेसी बनी रहती है। जी। ये बहुत अच्छा सा केमिस्ट्री का इक्वेशन बना के दी भगवान ने, लेकिन हम लोग आजकल समझते नहीं है, वो एक अलग बात है। ये केमिस्ट्री इस तरह की थी कि फिर फीमेल बोलेगी 5 साल तक कि भाई अपन करते हैं करते हैं करते हैं, तो अब अगर इनिशिएट तो करेंगे, ऐसे 40-45 तक इंसान इजीली पहले करता था, है ना?
अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो आप डेली भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मैच्योर एज में यानी कि 30 के ऊपर है तो हफ्ते में 2-3 बार आप कर सकते हैं, और वो भी आपके कंफर्टेबल के ऊपर। कई लोग क्या बोलते हैं हम छुट्टी में ही करेंगे, ठीक है ना। कई लोगों को पहले पहले इमोशनली बॉन्ड बनाना जरूरी होता है, पहले खाना खा के आएंगे बाहर, मस्ती करेंगे, तब उनको करना अच्छा लगता है। तो अपना अपना, कई लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग सैटरडे नाइट कर लेते हैं, फिर संडे में हम लोग आराम से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, लेकिन हफ्ते में 3 से 4 बार से लेके और आप हफ्ते में 2-3 बार तक भी कर सकते हैं। उससे अगर कम होता है तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि उससे कम क्यों हो रहा है। अगर आप मिडिल एज में, 30s की एज में, ये है। अगर 30s के एज में जो कहा जाता है, अभी एक नया टर्म मैंने सुना है, स्लीप डिवोर्स की। ओ पता है आपको? हाँ, स्लीप डिवोर्स की बात अभी बहुत ज्यादा चल रही है, और ये मैं मानती हूँ कि स्लीप डिवोर्स एक बड़ा टर्म इसलिए भी हो गया है कि दोनों वर्किंग है, दोनों को नींद होनी चाहिए, और वो अलग अलग सो रहे हैं कमरों में। तो ये जो स्लीप डिवोर्स का वर्ड है, ये कैसे आया, और क्या वहां पे एक रिलेशनशिप वहां पे हार्म हो रही है, फिजिकल इंटीमेसी हार्म हो रही है वहां पे? एक्चुअली कैसे है कि ना, ये सिर्फ डिवोर्स का देखो ऐसा आया है शब्द कि आपने कोई एक है ना कहावत है हिंदी में सुनी होगी कि ज्यादा गुड़ भी कड़वा लगता है। बचपन में हमको बोला जाता था। जी बिल्कुल। ये वहां से आया है। अभी कैसा है कि ना, पहले के टाइम में पार्टनर्स को एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं मिलता था, टाइम मतलब साथ बिताने का टाइम नहीं मिलता था, तो उनको अपने बेडरूम लाइफ को ही बहुत अच्छा सा मैनेज करना पड़ता था कि इसमें हम दोनों कैसे कॉल टाइम दें एक दूसरे को ताकि वो हमारा वो रातें बहुत अच्छी हों। जी बिल्कुल। अब हो गया उल्टा। अब छोटी छोटी बातों के ऊपर तो वो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, है ना। चलो आप माना कि आप एक साथ फिजिकली भी साथ नहीं है, ऑफिस में भी, तो मोबाइल तो है, फुल टाइम मैसेजिंग चलते रहते हैं। तो ये इतना ज्यादा हो जाता है ना, फिर बाद में आके ना लगता है कि यार थोड़ी हमें स्पेस चाहिए, अब हम अलग अलग रहेंगे, है ना, सिर्फ इंटीमेट होने के लिए आ जाएंगे। और फिर क्या होता है कि ना कि एक साउंड स्लिप का आजकल बहुत बड़ा हो गया कि लोगों को साउंड स्लिप नहीं आती है, बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस वो होता है। तो इसमें स्लीप डिवोर्स का ही हो गया कि हम जितना अलग रहेंगे, हम लोग अलग रहने के लिए भी एक कारण ढूंढते हैं कि तुम अलग, ये तुम खराटे पड़ते हो या ये है, और उसको हम लोग अलग अलग कमरे में सोने लग जाते हैं। और बिकॉज ऑफ स्पेस, अगर आपके घर में स्पेस है तो ही तो अलग कमरे में सो पाओगे। जी बिल्कुल। अगर आपको एक ही बेडरूम है तो आप नीचे गद्दा लगाओ, जो नहीं लगाओ तो एक ही बेड पे सोओगे। तो ये क्या है, बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा इंटीमेसी, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, बहुत ज्यादा आपके पास में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा है। इसके कारण हम लोग थोड़े से अलग अलग रह के शांति में रहना चाहते हैं, यही कारण है स्लीप डिवोर्स का। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि स्लीप डिवोर्स होने के बाद में हम एक दूसरे के ऊपर ना थोड़ा सा ना डिपेंडेंसी कम हो जाती है, और धीरे धीरे ना वो साइलेंट मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। अपने काम से काम रखते हैं, अपने सिर्फ ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई ना, खत्म हो गई। एक जो वाइब्रेशन एक्सचेंज होती थी रात को कमरे में, वो भी खत्म हो गई। आप फिजिकल इंटीमेट होने के लिए दूसरे साथ में नहीं सोते ना। आप एक मम्मी बच्चे का प्यार देखो, अगर जब तक लड़के की शादी नहीं होती है ना, बेटे की शादी नहीं होती है या बेटी की शादी नहीं होती है, तब तक वो अपनी मम्मी के पास सोना प्रेफर करता है, चाहे 1 घंटे सोए, चाहे आधा घंटे सोए, चाहे 5 मिनट ही सोए बच्चा। और जो बच्चे है ना बाहर से आते हैं पढ़ के, जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर बाहर पढ़ रहे हैं, वो मम्मी पास आएंगे तो आप अक्सर करके देखना उस रात तो मम्मी पास होते हैं वो, या दिन में तो सोएंगे कम से कम, लेटेंगे उनके बेड पर लेटेंगे तो उनकी गोदी में रख के सो जाएंगे, लेटे रहेंगे काफी देर तक। वो बॉडी टच वाला थेरेपी लेते हैं वो लोग। तो बॉडी टच जब होती है हमारी एक दूसरे, तो वो थेरेपी में क्या होता है, एक दूसरे की ना वाइब्रेशन एक्सचेंज होती है जी। तो ये आप जो ये बता रहे डिवोर्स, स्लीप डिवोर्स में क्या होता है ना, हमारी वाइब्रेशन एक्सचेंज नहीं होती है। तो वाइब्रेशन एक्सचेंज नहीं होने से हमारा अपनापन खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो हम लोग डिपेंड ना होके इंडिपेंडेंट बनने लग जाते हैं, और इंडिपेंडेंट जो है वो है कॉज ऑफ वीक मैरिज। जहाँ इंडिपेंडेंट हुए ना हम लोग, वो कॉज ऑफ, एक पहला ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी इज बहुत बड़ा कॉज है, और भी कॉज बन गए। तो इसकी वजह से हमारा इंडिपेंडेंट होना एक बहुत बड़ा कॉज है वीक मैरिज का होना। जब हम लोग कोई अगर इमोशनल डिपेंड नहीं किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट हो गए, तो लाइक ए रूममेट,
पेइंग गेस्ट रह रहे हैं साथ में, उठ के चल दें। अब आप बताओ, अगर मैं मेरे साथ में कोई आज एक रूम लेके हम 2 जने शेयर कर रहे हैं, हम फ्लैट में साथ रह रहे हैं, वो अगर चला जाएगा थोड़े दिनों बाद मेरे साथ रह के, तो मुझे एक आध दिन दुख होगा, फिर ज्यादा दुख नहीं होता है। ठीक है, चलेगा, मैं तो इमोशन डिपेंड नहीं था ना, और नया आ जाएगा। तो ये आज के डेट में जो रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है ना, इसकी वजह से भी चीजें हो रही हैं, और ये बहुत हार्मफुल है हमारी शादी के लिए। शादी के लिए बहुत हार्मफुल है। हमें अभी भी लगता है कि हम मस्ती से सो रहे हैं, कर रहे हैं, फिर पास आ नहीं पाओगे। एक बार अगर दूर हो गए ना, तो फिर पास आने के लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, फिर आप पास आओ। और जब तक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बिल्कुल, है ना, तो ये सही नहीं है। लोग, अगर मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर आपको ऐसा कोई, आप इस स्थिति में हैं, तो जल्दी से जल्दी ठीक करें, एक बेडरूम में साथ सोना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल। अभी डिवोर्स का केसेस भी बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा तो डिवोर्स का जो केसेस बढ़ रहा है, उसमें आप देखती क्या है कि किस कारण से ये बढ़ रहा है? इंडिया में जो डिवोर्स केसेस बढ़ रही है, वो क्या कारण है? अब यहाँ पे मम्मियाँ बुरा मान जाएंगे एक्चुअली। नहीं, आप सबसे बड़ा खुल के कारण बताएं नहीं, कि क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हमारी लड़की शिकायत करती है ना हमसे कि मैं अपने पार्टनर साथ में रह नहीं पा रही हूँ, यहाँ वहाँ पे ये केस है, तो उसकी मम्मी डैडी कभी समझाने की कोशिश नहीं करते। उसको ये बोलते हैं, यस कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसको सपोर्ट सिस्टम बताते हैं कि हम तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है, हम तुम्हारे कमर पे हाथ लगा खड़े हैं, तुम हमें गिरने नहीं देंगे। ये ना बता के उसको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना चाहिए अपने बच्चे को। ठीक है बेटा, आपके संग में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको रिजॉल्व कैसे करना है। अब हम ये सोचते हैं, प्रॉब्लम को सुने अच्छे से, सुनने के बाद में ठीक है ये प्रॉब्लम है, अच्छाइयाँ क्या है उसमें, ये अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, चलो अभी बैठ के बात करते हैं। उसको बुला लेते हैं, आप बात करो, ये चीजें ठीक हो सकती हैं, हम किसी काउंसलर से बात करते हैं, ये करते हैं, थोड़ा टाइम लें और फिर जो रिजॉल्व करें। ऐसी कोई दुनिया में भगवान ने कोई ताला नहीं दिया जिसकी चाबी ना बनाई हो। तो कोई प्रॉब्लम है बनती नहीं है बिना सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन सबका होता है ना। लेकिन वो पहले से पहले बोल देते हैं, हाँ हाँ घर आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो उस बच्ची के साथ में जैसे बॉडीगार्ड होते हैं ना, ऐसा वाला व्यवहार करते हैं। उसके बॉडीगार्ड बन जाएंगे, उसे लड़के से बात करने पहुंच जाएंगे, उसे लड़ेंगे, उसके माँ बाप से लड़ाई करेंगे, आपने लड़की को क्या समझ के रखा है, हमारी लड़की किसी से कम है क्या। अरे कम नहीं है, कम थोड़ी है, वो तो उस लड़के से बड़ी है। वो अगर आज आप फीमेल का आप देखेंगे तो फीमेल तो जननी है, फीमेल तो क्रिएटर है, फीमेल तो सबको बनाने वाली है, वो तोड़ने का सोच भी कर सकती है। तो अगर वो अपना औहदा ऊपर कर ले कि हाउ टू रिजॉल्व, इस पे बात करनी शुरू कर दें, तो डिवोर्स रेट काफी कम हो जाएगी। लेकिन मम्मी डैडी से पहले वो सोचें कि हाउ टू रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व करना कैसे है ना। क्योंकि जितने मम्मी डैडी आते हैं वो मेरे को लड़की को लेके आते हैं, पहले ये बोलते हैं इसका हस्बैंड ये करता है, ये करता है। अरे भाई ये करता है, मैं मानती हूँ करता है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, करते हैं लोग बाग। जब तक ये बंदा पागल ही ना हो, जब तक तो मैं साथ रहने के लिए मैंने मना करूँ, भाई पागल है तो आप तो साथ में मत रहो। लेकिन अगर कुछ और बातें हैं तो हम ठीक कर सकते हैं ना, डॉक्टर अवेलेबल हैं, काउंसलर अवेलेबल हैं, साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं। तो फिजिकली दिक्कत, सॉरी, कोई अगर फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है तो हम हेल्प करो उसकी, उसको कुछ काम दिलाने में मदद करो, बच्ची की कुछ हेल्प करो, कुछ साल तक निकल जाएंगे इस पोजीशन से भी। देखो जीवन में सबके वीक टाइम सबको आता है, आपके नहीं आए, मेरे नहीं आए, सबके आता है वीक टाइम। तो हम इस वीक टाइम को कितना स्ट्रांगली हमको निकालना है, दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे हम भी वीक हो गए तो वो हम लोग तोड़ देगा जी। तो वीक टाइम सबकी लाइफ में आता है। जबकि हमारे टाइम में माँ बाप का हमेशा एक ही सेंटेंस है, जब हम जब शादी में गए थे तब पापा मम्मी का एक ही कहना था कि भाई तुम तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम्हारा घर वही है, अब तुम्हें वही रहना है। मेरे पापा हमें तो ये डर लगता था कि अपने हृदय झगड़े पापा मम्मी बताए में कैसे जाते। कोशिश ये करते थे कि आप बैठ के खुद ही, इसके लिए आज हम इतने इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए, इसलिए हम इतने इंडिपेंडेंट है इमोशनली कि हमने अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व किया है जी। बिल्कुल, सोच के सॉल्व किया है, पढ़ के सॉल्व किया है। कहाँ से, कि हमारे टाइम में काउंसलर भी नहीं होते थे ना, तो हमने कैसे कहाँ से पढ़ के ठीक किया अपनी लाइफ को। ये तो नहीं आज हम जब आए हमें हर चीज बहुत इजीली मिली है और बहुत अच्छे से मिली है, ऐसा थोड़ी है। हमने भी स्ट्रगल किया है, हमने भी चीजें उससे कहा है, हमने भी हर चीज को सहा है। लेकिन सहने के बाद हाउ टू रिजॉल्व, पूरा फोकस इसके ऊपर है नहीं चीज, एक्सेप्ट इट
एंड उसको ठीक कैसे करना, ये वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। आज हम मुझे करते करते यहाँ तक पहुंचे हुए, क्योंकि मेरा भी बहुत हार्ड था, नहीं था इतना इजी नहीं था शायद कि हम सोचते हैं नहीं हमारी लाइफ बहुत इजी थी, या हमको हमें फूल पे चलने के लिए मिला था, हमारे कोई हार्डशिप रही नहीं, ऐसा नहीं था, सबके पाँव में काट चुके हैं। जी बिल्कुल। पर निकालने कैसे है, निकालने बाद में जो जख्म होगा उसको कैसे हील करना है, वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अगर सीख जाए बच्चियां, आजकल के बच्चे, तो चीजें बहुत ठीक हो जाएंगी। आपने इतने सारे केसेस हैंडल किए हैं, उसमें क्या आपको एक इंटरेस्टिंग केस लगा हो, और फिर एक ऐसा भी आता है कभी कभी कि यार ये केस सॉल्व हो जाता है और सबसे ज्यादा तकलीफ भी उसी केस में हुआ हो, ऐसा कुछ आप इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे? हाँ जरूर। वैसे तो मेरे हर केस हमारे इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि हमारा हर केस से बहुत अलग होता है। बहुत, कभी भी मैंने पहले बताया कि जब दो इंसान की पर्सनैलिटी एक जैसे नहीं हो सकती तो सबके केसेस एक जैसे नहीं हो सकते हैं। पर एक केस ऐसा आया था हमारे पास में जिसको कि जब मैंने लिया था तो मुझे ही काफी डर लग रहा था कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, और बहुत डाउटफुल थी मैं। क्योंकि कैसा होता है कि ना, आप शादी के 1-2 साल हुए हैं, 5 साल में, तो आप ठीक कर सकते हो। उनकी शादी 35 ईयर्स हो गए थे और सर की एज 60 और मैम की एज 58 के आसपास थी, और दोनों बहुत रिटायर्ड। अभी आप सोचो, वो बोलते हैं हमने पूरी जिंदगी लड़के निकाल दी, मतलब नॉट इवन वर्ड्स, वो फिजिकली भी लड़ते थे, इतनी ज्यादा लड़ाई करते हैं वो दोनों। तो बोले अभी लेकिन हम मतलब रिटायर हो गए हैं तो अभी हमें लाइफ ठीक करनी है ना। तो अभी आप सोचो, हम इतने सिटीजन मतलब सीनियर्स की लोगों की काउंसलिंग करने के लिए और वो सब करने के लिए बड़ा मतलब लग रहा था, लेकिन लिया कि बिकॉज ऑफ मजा आएगा काम करने में। लेकिन जब फर्स्ट टाइम जब आए थे तो मैं बहुत मतलब डर गई थी कैसे होगा, लेकिन जब हमने किया ना तो इतना मजा आया ना, बहुत मजा आया। थोड़ा टाइम लगा उनको, जहाँ मोस्टली 7-8 सेशंस में हो जाता है, उनकी 10 to 15 करी। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है, या बोलना सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। जब हमने काउंसलिंग खत्म करी तो वो लोग, जो लोग एक बेड पे नहीं सोते थे, जो उनके हस्बैंड है ना कहीं बाहर टूर पे से आते थे, तो उनकी वाइफ है ना उनके बेड पे ना कुर्सी और स्टूल्स रख दिया करती थी कि ताकि वो आके अपना सामान निकालेंगे तो उसको तंग होगा, वो बंदा वो ढंग से सो नहीं पाएगा। दोनों बेडरूम अलग अलग थे, वो जाके अपने बेडरूम में बंद करके सो जाया करती थी। मैं तंग करना एक बहुत बड़ा वो बन गया था उनके लिए। तो वो हमारी काउंसलिंग खत्म होने के बाद में दोनों के दोनों अब्रॉड घूमने गए हैं। मतलब जो वो चाहते थे ना कि हमारी पूरी लाइफ तो लड़ते हुए निकल गई, कोई बात नहीं, लेकिन हम अभी रिटायरमेंट लाइफ को जीना चाहते हैं। क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, दोनों ने गवर्नमेंट जॉब में, दोनों ने अच्छे जॉब की है। तो वो बोलते हैं अभी ये तो बच्चों शादी हो गई, तो वो जो उनका मोटो था कि हम वो देख के, जब मुझे इतना, जब वो उन्होंने टिकट लाके दिखाया कि हम अब्रॉड जा रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि यार वी आर थ्रू, हमने कर दिया इनको। तो वो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट केस भी था, इंटरेस्टिंग भी था, और बाद में मेरे लिए प्राउड मोमेंट बन गया कि देखो आज ये घूमने जा रहे हैं। और फिर वो लोग भी इतने अच्छे हैं, जैसे घूम के आए तो उनका फॉलोअप था, तो फॉलोअप में भी आए वो कि भाई मैम हम आ रहे हैं। और फिर उन्होंने जो घूमने जहाँ शेयर किया उन्होंने मुझे आके, तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे जिंदगी की रियल लाइफ अभी शुरू हुई है। इट्स काइंड ऑफ हनीमून पीरियड, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, पैसों की प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, और दोनों का आपने इतना अच्छा किया। तो वो मेरे लिए इतना ऑब्लाइज हो रखी थी, मैम ऐसा तो जीवन हमने इतने 35 ईयर्स में कभी नहीं जिया जितना हमने ये टूर एंजॉय किया है। तो उनकी एनर्जी लेवल देखकर वो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि आई एम ब्लेस्ड, कि मतलब कुछ तो मैंने किया किसी लिए अच्छा, कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो केस करना, हैंडल करने के बाद में मुझे लाइफ में बहुत सेटिस्फेक्शन मिला था। तो ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप छोटी उम्र की है, बड़ी उम्र की भी अगर लोग रियलाइज कर लें कि अब हमारे जीवन जीने के लिए हम काउंसलिंग करेंगे तो कर सकते हैं। जब जागो जब भी सवेरा है, ये है। हमारे दर्शकों को लास्ट में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? 5 ऐसी टिप्स जो रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग कर सकता है। अच्छा ऐसी क्या बात हो सकती है? देखो, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात तो मैं वो पहले से बता रही हूँ कि अपने पार्टनर की और अपनी खुद की 100% एक्सेप्टेंस, है ना। मैं जैसा भी हूँ सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना सीखें, फिर अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना सीखें। उसके बाद में सेकंड बात है कि अपने को समझें, अपने पार्टनर को समझें। मेरी पर्सनैलिटी कैसी है उस पर काम करें, नहीं समझ में आ रही है तो किसी की हेल्प लें, और अपने पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसी है उस पर काम करें। तीसरा ये है कि अपने पार्टनर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उनको समझें और उनके साथ मिलकर काम करें और उनको उसकी एक्सपर्टीज बनाने में हेल्प करें, ताकि वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी एक्सपर्टीज बन जाएंगे तो आपका पार्टनर एक यूनिक पार्टनर बन जाएगा।
और जो उनकी वीकनेस है ना, मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ, जो वीकनेस है उस पे उनको ओवरकम करने के लिए हेल्प करें। तो ये आपकी बहुत अच्छी चीज है। जब उसको आप किसी भी इंसान को अगर उसकी वीकनेस ओवरकम कराते हो ना, तो आपकी जिंदगी भर आपके लिए वो ऑबलाइज हो जाएगा, आपका सपोर्ट हो जाएगा। ये चीज अगर आप अपनाते हैं, पांचवा है कि अपने हस्बैंड, मैं ये बोल रही हूँ गिरना इज ए नॉट ए भाई गलती की गिर गए, नहीं, ये नहीं है। अपने पार्टनर को सपोर्ट करो कि गिर गया तो कोई बात नहीं, ये गलती होगी तो कोई बात नहीं, अब मैं हूं और इसको मिलके हम लोग कैसे खड़ा होना, उस पर अगर हम काम करना शुरू करेंगे। और फोर्थ वन जो है वो है क्वालिटी टाइम। अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को अपना टाइम दें, वो भी क्वालिटी, विदाउट गैजेट। उसको सुने अच्छे से, सुनने के बाद महसूस करें क्या बोला है और फिर जवाब दें उसके बाद में। और अगर आप अपने पार्टनर को आधा घंटा भी वो टाइम देंगे कि जो आपका पार्टनर चाहता है वो करेंगे उस टाइम में, तो आपका पार्टनर रेडी है आपके लिए 23.5 घंटा काम करने के लिए जो आप चाहते हो। करके देखें, रिजल्ट आता है। जी बिल्कुल, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है, तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को ये भी बता दें कि आपसे मिले कहाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी कहाँ पे सुविधा उपलब्ध है, तो उसकी जानकारी भी दे दें। जी, एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा मेरा फोन, वो सारी डिटेल जाएगी। बाकी हमारा जो अगर ऑफलाइन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र बेस 2 में नासिक में हमारा सेंटर है, पुणे औरंगाबाद में भी है। और हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काउंसलिंग करते हैं। ऑफलाइन अगर सेंटर पर आना है तो 6 सेंटर है हमारे पास में, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, गुड़गांव, बेंगलोर, जयपुर। और अगर ऑनलाइन तो ऑनलाइन तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ही काम चल रहा है। तो मैम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगी मेरा फोन नंबर, तो वहाँ हम कर सकते हैं। और बाकी मेरा एक्सपीरियंस देखेंगे तो 14 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप काउंसलिंग में। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जितने ज्यादा कपल खुश रहें, बस वही मेरा टारगेट है। कितने कपल जो खुश रह सकें और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से निकाल सके, जिनको देख के हमें बहुत खुशी होती है। यही मेरा एक बहुत बड़ा, मतलब मेरा तो एक सपना है कि कपल को ना खुश देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये खुश हैं, वाह। इतना मेरा सपना है कि इंडिया के सारे कपल बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे से रहें, एक दूसरे को समझें। ये मेरा मतलब बोल कहना चाहिए कि मैं एक मेरा सपना या ड्रीम समझ लो या मेरी इच्छा समझ लो कि हम मोस्टली कपल्स को बता पाए कि खुश कैसे रहना है ना। जी, कमियां सब में होती हैं, तो उस कमी को दूर कैसे करना है वो हम पे काम करना है। That's it. कमियों को ये समझेंगे और उससे दूर करने में हेल्प करेंगे। कमियों को दूर कैसे करना है वो बस वो सीख लें एक बार, बस बाकी तो कुछ नहीं है। वो मिलके ही काम हो सकता है। मिलके हो सकता है। आप नहीं तो हमारे आपका यूट्यूब चैनल भी है और भी है, हेल्प ले सकते हैं। देखो जहाँ चाह वहाँ रहा होती है, जी बिल्कुल, कोई नहीं है। करिए, अपने पर काम करिएगा, हम जितना हो सकता होगा करेंगे। आपको हमसे मिलना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं मिलना तो कोई भी, लेकिन पढ़ें, बुक्स पढ़ें, कोई ये करे, सबको काफी चीज समझ में आएंगी। ठीक है, ये खुश रहे हमेशा। तो आपने देखा और समझा कि किस तरीके से पूनम जी ने हमें समझाया कि एक रिलेशनशिप सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि एक कम्युनिकेशन और स्ट्रेस मुक्त भी रहा जा सकता है। और उसे कैसे रहेंगे, हमारे पास एक एक्सपर्ट है जो आपको रिलेशनशिप गाइड कर सकते हैं। आप इनसे मिलें और समझें। इनकी डिटेल जानकारी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ पे आप समझ सकते हैं, जाकर मिल सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं इनसे सुविधा। और एक रिलेशनशिप को खुद हेल्दी बना सकते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप तभी होगी जब आप कम्युनिकेट करेंगे। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एपिसोड से बहुत सही जानकारी मिली होगी और आप इस एपिसोड को शेयर करें दूसरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। धन्यवाद।